अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ASP.NET कोर MVC। और यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ASP.NET कोर MVC 8, 9, 10 ये लिखा हुआ है। होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई ट्यूटोरियल, हाँ हेलो, हाँ ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये एक ज़्यादा चांसेस है कि कल या परसों ये चला जाएगा। एक्चुअली कल मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो डेट्स वाई मैं कल अपलोड शायद नहीं कर पाऊँ इसको एडिट करके, तो परसों ये आपको मिल जाएगा। ओके। कुछ लोगों का टाइमिंग का भी प्रॉब्लम है और हो सकता है कि हर समय हर लोग अवेलेबल ना हो। इस रीजन से हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इसको हम डालेंगे और इसका एक लिंक आपके ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें चला जाएगा। तो अगर कोई भी रीजन से क्लासेस छूटते हैं तो आप इसको इस वीडियो से आप रिव्यू। तो एक दो लोगों ने रिक्वेस्ट किया था ये मुझे पहले भी कि सर अगर ऐसा कोई फैसिलिटी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ठीक है, मैं उसको कोशिश करूँगा। ऑलरेडी ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आप लोग म्यूट कर लीजिए और अगर इन केस कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते। तो यहां पे अगर देखोगे ASP.NET कोर MVC 8, 9, 10 एक्चुअली वर्जन 6 से बहुत सारा कुछ चेंजेस आया, तो आगे हम लोग देखेंगे भी। वर्जन 6 के बाद बहुत सारा कुछ चेंजेस हुआ है, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10 और अभी रिसेंटली 11 का भी लॉन्च बहुत जल्दी होने वाला है। तो मेनली जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता है। अगर आप 6 पढ़ रहे हो, 7 पढ़ रहे हो, 8, 9, 10, होता है कि एक जो बेसिक चीज होता है, जो कोर चीज होता है, कोर कॉन्सेप्ट होता है, वो सारे वर्जन में सेम होता है। जब वर्जन चेंज होता है तो उसमें कुछ नया फीचर ऐड होता है, एक दो, जो कि काफी ज्यादा एडवांस फीचर होता है और जनरल यूज का नहीं होता है। कहीं पे कोई स्पेसिफिक काम हो रहा है, उसके लिए कोई फीचर ऐड हो गया, नया कुछ आ गया, जो भी है। तो अगर आप 6 पढ़ो, 7 पढ़ो, 8 पढ़ो, 9 पढ़ो, 10 पढ़ो, आगे 11 पढ़ो, में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप 10 पढ़ा रहे हैं अब तो 11 आ गया। या हम लोग तो जैसे स्टार्ट किए होंगे तो लोग वीडियो तो देखे होंगे कि जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैंने 6 से शुरू किया था, लेकिन जैसे ही 6 से शुरू किया बाद में समझ में आया कि नहीं अभी तो 8 चल रहा है, तो फिर तुरंत मैंने उसको 8 में स्विच कर। तो 6 में पढ़ो, 8 में पढ़ो, 9, तो वर्जन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। कोई वेट कर रहा है? 10 मिनट, 10, ऑलमोस्ट सारे लोग ऐड हो गए। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ASP.NET कोर MVC। और कोई वेट कर रहा है क्या? रजनीकांत, हैंड रेस किए हो, रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं क्या कुछ? हाँ। हम्म हम्म। हाँ, ये डिफरेंस में बता, मैं उस पर लास्ट में आऊंगा कि आपसे जनरली ये पूछा जाता है कि अभी आप जैसे पूछोगे कि अगर आप इंटरव्यू देने गए और वहां पे पूछा जाएगा कि आप डॉट नेट का कौन सा वर्जन पे काम करते हो, तो आप बोलोगे 10। ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या पूछेगा ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 10। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कौन से वर्जन से कौन सा वर्जन में गया, तो उसमें क्या चेंजेस जो एडेड हुआ, तो उसमें क्या ऐड हुआ। देखो ज्यादातर जो वर्जन चेंज होता है ना, उसमें एक्चुअली फीचर्स कम ऐड होते हैं। जो पीछे के वर्जन में बग्स होते हैं उस बग्स को ठीक किया जाता है, प्लस उसके प्रोसेसिंग को और इंप्रूव किया जाता है, मतलब उसको थोड़ा फास्ट किया जाता है। और जो फीचर्स होता है वो बहुत नॉमिनल, एक दो फीचर चेंज होता है। तो अगर तुम बोलोगे तो उसका भी नोट्स हम दे देंगे कि तुम्हारा कौन कौन से वर्जन में क्या क्या चेंजेस हुआ। अगर वो तुमको चाहिए तो मैं उसको अलग से बना के दूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं फिलहाल। हाँ ठीक। ओके 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 ओके, मैं बता दूंगा आपको वो अलग से नोट्स देके। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास उसको बता देने का नोट्स बना हुआ नहीं मेरे पास। ओके। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ASP.NET कोर MVC। अब देखो ASP.NET, इसमें फर्स्ट जो टर्म आता है डॉट नेट, तो ये जो ASP.NET है ये पूरा का पूरा डॉट नेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब डॉट नेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होने का मतलब क्या हो गया? तो पहले हम लोग डॉट नेट को ही समझते हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क, उसके बाद ASP.NET पे। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क एक होता क्या है, सबसे पहले उसको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो देखो मैंने बताया कि लगभग 2002 के आसपास में इस फ्रेमवर्क को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। और इसको डेवलप करने के पीछे बहुत सारा रीजन था। एक एक करके रीजन देखेंगे और क्यों डॉट नेट फ्रेमवर्क आया वो देखते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क के पहले माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत सारा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज था। जैसे अभी एक लास्ट क्लास ही हमारा बात हो रहा था, तो आप ही के बैच ने के एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं VB6 पे काम करता हूँ। तो VB6 भी किसका टेक्नोलॉजी था? माइक्रोसॉफ्ट का टेक्नोलॉजी था। उसी समय C++
विजुअल सी प्लस प्लस चलता था, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का टेक्नोलॉजी था। एसक्यूएल सर्वर, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का टेक्नोलॉजी था। तो माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा टेक्नोलॉजी जो था वो मार्केट के अंदर रन हो रहा था, मार्केट के अंदर यूज हो रहा था। बट प्रॉब्लम क्या था, तो सारा टेक्नोलॉजी अलग अलग आर्किटेक्चर पे काम करता था। मतलब अगर VV6 पे जो एप्लीकेशन बन रहा है वो उसका आर्किटेक्चर अलग है। तुम्हारा अगर विजुअल सी प्लस प्लस का अगर कोई आर्किटेक्चर का यूज करके सॉफ्टवेयर बना रहा है उसका टेक्नोलॉजी अलग है। एसक्यूएल सर्वर कंप्लीट अलग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो वहां पे होता क्या था कि इन केस अब सपोज कि कोई VV6 में कोई सॉफ्टवेयर बनाए हुए है और अब उसमें कुछ नया मॉडिफिकेशन चाहता है, नया कोई फीचर चाहता है वो, और वो चाहता है कि चलो अब जो करंट लैंग्वेज चल रहा है सपोज विजुअल सी प्लस प्लस एक टाइम में बहुत फेमस हुआ था, तो विजुअल सी प्लस प्लस का यूज करके अब मैं उसमें कोई नया कंपोनेंट बना लूं और उसको उसका पुराने वाले VV6 के साथ अटैच कर दूं। ये पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं था कि उस समय जो यूज होता था वो EXE फाइल और DLL फाइल यूज होता था। जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल करते थे, अभी भी होता है, लेकिन उस समय जो EXE DLL जो जनरेट होता था वो अलग अलग लैंग्वेज जो जनरेट करता था वो अलग अलग आर्किटेक्चर पर डेवलप कर जनरेट करता था। और प्रॉब्लम क्या होता था कि एक लैंग्वेज जो है वो किसी दूसरे लैंग्वेज के कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता था, अटैच नहीं हो सकता था। तो आप सोचो कि कोई VV6 में सॉफ्टवेयर बना हुआ है या विजुअल सी प्लस प्लस में सॉफ्टवेयर बना हुआ है, और अब उसमें अगर कोई दूसरे लैंग्वेज में कोई कंपोनेंट बना के आप अटैच करना चाहते हैं या पुराने वाले सॉफ्टवेयर के साथ कुछ इंटरेक्शन कराना चाहते हैं तो वो सब पॉसिबल नहीं था। तो ये सब चीज प्रॉब्लम जो हो रहा था उसी को सॉल्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट सोचा कि क्यों ना एक कॉमन फ्रेमवर्क लाया जाए जिसमें आपका बहुत सारा लैंग्वेज काम कर सके। अब एक और प्रॉब्लम बता रहे हैं, जैसे अगर कोई विजुअल बेसिक 6 पढ़ा हुआ है, अब विजुअल बेसिक 6 के अंदर उसको फाइल हैंडलिंग करना है या डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है, तो उसके लिए कुछ अलग क्लासेस यूज होता था, उसके अंदर अलग क्लासेस मिलता था, प्रीडिफाइंड क्लासेस फंक्शंस मिलता था। तो जो VV6 सीखा है उसको अलग क्लासेस के बारे में जानकारी होना चाहिए, कौन कौन सा क्लासेस यूज होता है, उसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन है वो अलग से पढ़ेगा। अब C प्लस प्लस पे अगर काम करना पड़ा तो फिर उसके लिए उसको अलग क्लासेस अलग पैकेजेस वगैरह का नॉलेज रखना पड़ता था। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि कॉमन कुछ भी नहीं था। हर लैंग्वेज का अपना स्पेसिफिक लाइब्रेरी होता था, हर लैंग्वेज का अपना स्पेसिफिक आर्किटेक्चर होता था, हर लैंग्वेज का अपना स्पेसिफिक सिंटैक्स होता था। और उसके कारण से अगर आप एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में मूव कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होता था। या फिर अगर विंडो सारा तो विंडो इन्वायरमेंट में ही रन करता था वो सॉफ्टवेयर, लेकिन विंडो इन्वायरमेंट में भी वो सब एक ही आर्किटेक्चर पे, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है, लेकिन सारा अलग अलग आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या था कि वो उसको बोलते थे इंटर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, मतलब दो अलग अलग जो एप्लीकेशन है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। तो ये चीज को सॉल्व करने के लिए आया क्या, डॉटनेट फ्रेमवर्क। अब इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे देखो डॉटनेट फ्रेमवर्क है क्या। डॉटनेट फ्रेमवर्क एक प्लेटफॉर्म है, उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जिसका यूज करके हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं। एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, जो आपको हर तरह का टूल प्रोवाइड करे, एक कंप्लीट सेट ऑफ टूल्स जो कि कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए चाहिए। जैसे आपको जो लाइब्रेरीज चाहिए, जो कंपाइलर्स चाहिए, डिबगर्स चाहिए, वो सारा कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल होता है, तो उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। डॉटनेट फ्रेमवर्क एक प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं। जैसे विंडो सॉफ्टवेयर, विंडो एप्लीकेशन बना सकते हैं आप, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हैं। मतलब अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो डॉटनेट आपको एक रेडीमेड इन्वायरमेंट देता है जहां सब कुछ ऑलरेडी सेटअप होता है। जैसे एक ही आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, जैसे सपोज आप डॉटनेट फ्रेमवर्क अपने कंप्यूटर में डालें, तो डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ ही सारा टूल्स वहां पे आपको क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है। अलग अलग टूल्स इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझोगे तो सोचो कि तुमको एक घर बनाना है, तो अगर घर बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए मतलब ईंट जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, प्लस आपको मजदूर चाहिए, जो लेबर चाहिए जो आपके घर को बिल्ड करेगा, और जो हम लोग रेती वगैरह बोलते हैं, या फिर जो टूल्स, अलग अलग टूल्स जो तुम्हारा जो भी तुम्हारा लेबर है उसको यूज करेगा। जैसे मतलब फावड़ा चाहिए, पता नहीं बाकी लोग ये लैंग्वेज समझ रहा है कि नहीं चल रहा है, या बाकी जो लोग टूल्स यूज करता है प्लास्टर करने के लिए या बाकी चीज करने के लिए, तो ये सब सारा कुछ चाहिए। तो अगर ये सब अलग अलग मैनेज करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कब ईंट वाला भैया कोई और है उनको फोन कर रहे हैं, सीमेंट वाले भैया कोई और है उनको फोन कर रहे हैं, लेबर के लिए कोई ठेकेदार को, एजेंट को, ठेकेदार को आप पकड़ रहे हैं, टूल्स के लिए किसी और को बोल रहे हैं। तो अगर अलग अलग जगह से अरेंज करना है तो आपको काफी मुश्किल होगा। लेकिन सोचो कि अगर कोई कंपनी हो, लेकिन अगर कोई एक मान लो कंपनी है जो आपको एक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन किट दे दे जिसमें सब कुछ रेडी हो, तो आपका काम इजी हो जाएगा। मान लो एक ही दुकान है, जैसे आज के डेट में देखो क्या होता है कि आप सीमेंट वाले दुकान में चले जाइए और वहां बोलिए कि भैया घर बना रहे हैं, हमको सीमेंट चाहिए था, तो दुकान है सीमेंट का, लेकिन आज के डेट में होता है क्या है
उनको बोलो कि अच्छा भैया बालू और ईंट कहाँ से मिलेगा, बोले भैया आप क्या टेंशन ले रहे हैं, हम मंगवा देते हैं, आप हमको बोलिए ना कहाँ से मंगाना है, वही मैनेज कर देगा। और सरिया या जो स्टील वगैरह है वो कहाँ मिलेगा, वो भी बोलिए ना हमको लिखवा दीजिए, हम आपको घर पे भिजवा देते हैं। तो वहां पे क्या होगा, तुमको जो 10 दुकान जाना पड़ता, वो एक ही दुकान वाला क्या कर रहा, तुमको अरेंज करके दे दे रहा है, एक ही जगह पे सारा कुछ मिल जा रहा है, तो तुम्हारा काम आसान होगा कि नहीं होगा। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क भी वही करता है, ये डेवलपर को एक रेडीमेड इन्वायरमेंट देता है जहां टूल्स भी मिलता है, लाइब्रेरी भी मिलता है और एग्जीक्यूशन का सिस्टम भी मिलता है, ये सारा कुछ देगा। तो टूल्स का मतलब क्या हो गया, जैसे विजुअल स्टूडियो मिल गया, आईडी आपको मिल गया जहां पे आप कोड लिख रहे हैं। उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि आप डॉटनेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका कंपाइलर भी इंस्टॉल हो जा रहा है, इंटरप्रेटर भी इंस्टॉल हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको लाइब्रेरी, जैसे आप बहुत सारा प्री डिफाइंड क्लासेज यूज करते हैं डॉटनेट के अंदर, जैसे फाइल हैंडलिंग है तो उसके लिए अलग क्लासेस का यूज करना पड़ता है, आपको डेटाबेस पे काम करना उसके लिए अलग क्लासेस का यूज करना पड़ता है, आपको अगर नेटवर्क से रिलेटेड कोई काम करना तो उसके लिए अलग क्लासेस का यूज करना पड़ता है। तो जैसे अगर तुम लोग देखो थोड़ा बहुत, अगर सी शार्प जानते हो तो कलेक्शन क्लासेस होता है, जहां पे आपको लिस्ट क्लास मिलता है, जहां पे आपको डिक्शनरी क्लास मिलता है, जहां पे आपको लिंक लिस्ट क्लास मिलता है, जहां पे आपको स्टैक क्लास मिलता है। तो ये सब तो सारा प्री डिफाइंड क्लासेस है ना, तो जो प्री डिफाइंड क्लासेस होता है उसको बोलते हैं क्लास लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाता है जहां पे पहले से कोड लिखा गया है, आपको सिर्फ क्या करना है, उस कोड को यूज कर लेना है। मतलब हर चीज आपको स्क्रैच से नहीं करना है, आपको बना बनाया चीज मिलेगा, बस उसको अपने एप्लीकेशन के अंदर फिट कर लेना है। तो इससे बहुत काम इजी हो जाता है। अगर इसको और अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो इसमें जैसे हम बोले कि इसके अंदर CLR होता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में, तो डिटेल में सारा कंपोनेंट को बताएंगे इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है। इसमें सबसे मेजर कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है। ये क्या है, ये डॉटनेट का एक तरह से इंजन बोलते हैं इसको, CLR को क्या बोलते हैं, CLR इज द इंजन ऑफ डॉटनेट। ये क्या करता है, जैसे गाड़ी का इंजन होता है जो गाड़ी को चलाता है, वैसे CLR प्रोग्राम को रन कराता है। तो प्रोग्राम को चलाने के लिए, प्रोग्राम को रन कराने के लिए किसका यूज होता है, CLR का। CLR क्या करता है, तो कोड को रन करता है, एरर हैंडल करता है, मेमोरी मैनेज करता है, मतलब आप टेंशन फ्री कोडिंग कर सकते हैं। जिससे सिंपल सा बात है, मान लो CLR क्या होगा, तो उसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। देखो अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि पहले बहुत सारा लैंग्वेज था और हर लैंग्वेज का कंपाइलर अलग था, हर लैंग्वेज का आईडी अलग था। डॉटनेट में क्या होता है कि यहाँ पे एक CLR का कॉन्सेप्ट होता है। CLR का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर आज के डेट में देखा जाए तो डॉटनेट में कौन कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, तो C++ भी सपोर्ट करता है, C# भी सपोर्ट करता है, VB डॉटनेट होता है, उसके बाद F# डॉटनेट होता है, F#, जैसे C# होता है वैसे F# होता है। F# जो है वो एक्चुअली वो जावा का कॉपी है, सिंपल सा। तो अभी क्या है कि डॉटनेट फ्रेमवर्क में बहुत सारा लैंग्वेज काम करता है, तो वो सारे लैंग्वेज का जो कंपाइलर होगा, जब उसको कंपाइल करोगे, सपोज C# का कोड को कंपाइल करोगे या F# के कोड को कंपाइल करोगे, VB.NET के कोड को कंपाइल करोगे, तो सारा का सारा कंपाइल होने के बाद जो कोड जनरेट करता है वो मशीन कोड जनरेट नहीं करता है। पहले क्या होता था कि डायरेक्टली मशीन कोड जनरेट हो जाता था, अब मशीन कोड जनरेट नहीं होता। यहाँ पे एक जनरेट जो होता है वो क्या जनरेट होता है, यहाँ पे जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं IL, इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है, वो जनरेट करता है IL। अब IL एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो ना मशीन कोड होता है। अभी थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। सपोज तुम्हारे पास पहले क्या होता था, पहले अगर सपोज तुम्हारे पास C++ का कोड है या C# का कोड है, या सॉरी उसके पहले VB का कोड है। हाँ, डॉटनेट के पहले जो जैसे C++ का कोड है या VB6 का कोड है, ठीक है, ऐसे जो लैंग्वेजेस होता था तो उसका कोड जो डायरेक्ट कंपाइल होता था सीधे मशीन कोड में होता था, ठीक है। ये भी मशीन कोड में हो गया, ये भी मशीन कोड। इससे प्रॉब्लम क्या होता था, इससे प्रॉब्लम ये होता था कि ये सारा का सारा मशीन डिपेंडेंट होता था, ये जितना भी सॉफ्टवेयर बनता था ये मशीन डिपेंडेंट होता था। इसके पीछे भी लॉजिक हम समझा देंगे। अभी जो होता है वो क्या होता है कि अभी हमारे पास जो लैंग्वेज, जो कौन कौन सा लैंग्वेज है जो डॉटनेट को टारगेट करता है, जो कॉमन है, एक तो तुम्हारा C# है, दूसरा VB.NET है, तीसरा सपोज F# है। ये 3 लैंग्वेज जो ज्यादा यूज होता है आज के। C++ भी है। अब चाहे वो C++ का प्रोग्राम है, चाहे वो VB.NET का प्रोग्राम है, चाहे F# का प्रोग्राम है, अगर जब इसको कंपाइलर को दोगे, ये एक ही कोड जनरेट करता है जो होता है IL, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज। और ये IL जो होगा इसको फिर फर्दर कंपाइल किया जाएगा या ट्रांसलेट किया जाएगा रन टाइम में। तो ये जो रन टाइम में जो ट्रांसलेट करता है वो कौन करता है, CLR।
कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का मतलब क्या हो गया कि जब इसको रन कराया जाएगा तो रन कराते समय एक कंपाइलर यूज होगा, रन नहीं, पहले कंपाइलर यूज होगा। कंपाइलर का काम क्या होता है कि सी शार्प का कोड को, VB.NET के कोड को और एफ शार्प के कोड को वो आईएल में कन्वर्ट कर देता है। आईएल एक ऐसा कोड होता है जो ना कि तुम्हारा सोर्स कोड है, सोर्स कोड मतलब वो ना प्रोग्राम का कोड है और ना वो मशीन कोड है, बीच का कोड है। इंटरमीडिएट का मतलब ही होता है बीच का, वो ना इधर है ना वो तुम्हारा कोड ही रह गया, सोर्स कोड रह गया, ना वो मशीन कोड। अब होता क्या है कि आईएल एक कॉमन लैंग्वेज है, तो सी शार्प का प्रोग्राम भी कंपाइल होगा तो आईएल में कन्वर्ट होगा, VB.NET का भी प्रोग्राम कंपाइल होगा तो आईएल में कन्वर्ट होगा, एफ शार्प का भी कोड कंपाइल होगा तो किसमें होगा, आईएल में। अब आईएल को कौन ट्रांसलेट करता है, तो आईएल को ट्रांसलेट करता है सीएलआर। जब ये प्रोग्राम को रन कराया जाता है तो सीएलआर एक्टिवेट होता है, ये इंटरप्रेटर होता है, ये कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। और सीएलआर को पता होता है क्या, आईएल, और दूसरा होता है मशीन कोड, जिस मशीन को रन कर रहा है। सपोज विंडोज पे रन कर रहा है, तो विंडोज पे अगर रन कर रहा है तो आईएल क्या करेगा, ये सीएलआर आईएल को रीड करेगा और आईएल को रीड करके विंडो को समझा देगा क्या काम करना है। देखो बहुत लोग ये भी एक कंफ्यूजन होता है, पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं है। हम लोग बोलते तो हैं कि कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल करते तो मशीन कोड में जनरेट होता है, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जो आज के डेट में हाई लेवल लैंग्वेजेस है लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, विजुअल बेसिक .NET, एफ शार्प, इसका कोड कभी भी मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता। रीजन क्या है कि इसका कोड जो रन होता है वो किसके सपोर्ट से रन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट से रन होता है। अभी जो आप कोई भी कोड लिखते हो आपका इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली हार्डवेयर तक जाता ही नहीं है। आप जब सॉफ्टवेयर को मान लो सी शार्प का प्रोग्राम लिखे उसको रन करा है तो आप बोले कि इनपुट लेना है या आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, सपोज आप कहीं पे वेरिएबल बना दिया INT i इक्वल्स टू 10, तो आप क्या बोल रहे हो कि आई नेम से एक वेरिएबल बनाओ, यही बोलते हैं ना हम लोग, हमारा प्रोग्राम बोल रहा है बनाओ। तो आपको क्या लगता है कि आपका प्रोग्राम सीधे जाता होगा प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर को बोलता होगा चलो मुझे रैम में मेमोरी बना के दो, फिर प्रोसेसर बेचारा आपका मेमोरी बना के देता होगा? ऐसा नहीं होता क्या है कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शंस है ये इंस्ट्रक्शन जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है एज एन एजेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड योर प्रोग्राम। तो आपका प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन जाएगा ओएस के पास, और ओएस के पास वो सारा हार्डवेयर का कंट्रोल होता है जिससे कि काम कराना है। फिर ओएस जाता है प्रोसेसर के पास, ओएस प्रोसेसर को बोलता है कि मेरे पास एक, मेरे इन्वायरमेंट में एक प्रोग्राम रन कर रहा है जिसको एक मेमोरी का जरूरत है। फिर वो प्रोसेसर जाता है रैम के पास और वो बनाता है मेमोरी, मेमोरी बना के क्या करता है, ओएस को बता देता है, फिर ओएस आपके प्रोग्राम को बता देता है। तो एक्चुअली जो आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो कंप्यूटर के लिए ना लिख के आप लिखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। आप किसके लिए लिखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आईएल जो कन्वर्ट होगा वो डायरेक्टली मशीन कोड में नहीं होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, वो ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है जो विंडो समझ पाए, क्योंकि आपके प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन किसको देना है, विंडो को देना है। तो यहां पे जो सीएलआर होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसलिए है क्योंकि वो करता है क्या कि आईएल को रीड करता है, क्या वो सी शार्प, देखो अब तो यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही सीएलआर जो होगा वो सी शार्प के कोड को भी रन करा सकता है, VB.NET के कोड को भी रन करा सकता है, एफ शार्प के कोड को भी रन करा सकता है। क्यों करा सकता है, क्योंकि कंपाइलर सबका अलग अलग होगा, लेकिन कंपाइल करके बना क्या रहा है, एक ही लैंग्वेज बना रहा है। क्या बना रहा है, आईएल। और आईएल को कौन समझता है, सीएलआर। तो वो सी शार्प का कोड है उसको भी सीएलआर समझेगा, VB.NET कोड है उसको भी सीएलआर समझेगा, एफ शार्प का भी कोड है वो सीएलआर समझेगा। और सीएलआर फिर उसको तुम्हारा नेटिव कोड, ऑपरेटिंग सिस्टम कोड जो होता है, या नेटिव कोड बोलते हैं। नेटिव कोड मतलब क्या हो गया, उसको रन होने के लिए जिस भाषा में कन्वर्ट होना पड़े। अगर वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है तो विंडो को जो भाषा समझ में आता है उसमें वो सीएलआर कन्वर्ट करके दे देगा। अगर तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर मैक पे रन कर रहा है तो सीएलआर क्या करेगा कि आईएल को रीड करेगा और मैक जो भाषा समझता होगा, क्योंकि काम मैक को करवाना है, इंस्ट्रक्शन आपको मैक को देना है, तो मैक में कन्वर्ट करके दे देगा। इसी तरह से अगर तुम्हारा यूनिक्स पे रन कर रहा है तो सीएलआर आईएल को रीड करेगा और यूनिक्स जो भाषा समझता है उस पर रन करा देगा। तो यही एक और रीजन है कि आज के डेट में जो .NET का प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि एक बार आप प्रोग्राम बनाओ, कंपाइल करो, आपका आईएल बन गया, अब जिस भी कंप्यूटर पे सीएलआर होगा वहां पे प्रोग्राम रन कर सकता है, क्योंकि सीएलआर का काम क्या है, आईएल को रीड करना और इसको ट्रांसलेट करके इसको दे। तो इसमें सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, सीएलआर। और सीएलआर जो है यही आपके प्रोग्राम को, .NET के प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, क्योंकि ये किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए ट्रांसलेट करके काम करने देता है। तो जो सबसे मेन कंपोनेंट है, जब फर्स्ट टाइम तुम्हारा .NET फ्रेमवर्क आया था, .NET फ्रेमवर्क 2.0 1.0, तो 1.0 में सिर्फ दो चीज था। कौन कौन सा चीज था, सीएलआर और तुम्हारा फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, ये दो ही चीज था। बाकी 2.0 में ये तीन चीज जुड़ा था। तो शुरू शुरू जब .NET आया था 1.0 में, तो 1.0 में ये दो चीज आया,
उस समय सिर्फ क्या था, उस समय एकदम हम लोग जो स्टार्टिंग में बोले क्या कि जब ये लॉन्च हुआ था, इसके लॉन्च पे भी हम लोग गए थे, और उस समय सी शार्प लॉन्च हुआ था हमारे यहाँ, हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे फर्स्ट टाइम। तो सी शार्प में हम लोग क्या सिखाया गया था, बेसिक प्रोग्रामिंग। उस समय ना विंडो फॉर्म बनता था, ना ASP.NET था, ना डेटाबेस कनेक्टिविटी था, कुछ नहीं था। उस समय जो स्टार्टिंग में सी शार्प लॉन्च हुआ था, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट था, क्लास का, ऑब्जेक्ट का, बाकी जो उप्स का कॉन्सेप्ट होता है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, वो पढ़ना था। उसके बाद आपको फाइल हैंडलिंग पढ़ना था। तो जो बेसिक काम होता था वही पढ़ पढ़े थे हम लोग। बाद में फिर 2005 में नया वर्जन आया 2.0, जिसके अंदर फिर विनफॉर्म आया, ASP.NET आया और ADO.NET आया। जैसे जैसे चेंजेस हुआ उसको आगे देखते चले जाएंगे हम लोग। तो पहला क्या हुआ, CLR, जो आपके प्रोग्राम को रन करने में आपका हेल्प करता है। दूसरा होता है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। इसके बारे में पहले बताया कि अगर आप सी शार्प यूज कर रहे हैं तो आपको 1000 ऑफ क्लासेस प्री डिफाइंड मिलता है। पहले क्या होता था कि हर काम के लिए आपको कोड स्क्रैच से लिखना पड़ता था। कोड स्क्रैच से लिखने का मतलब क्या हो गया कि हर काम के लिए कोड आपको खुद लिखना है। अभी क्या है, इसमें जैसे एक एग्जांपल तुमको देते हैं कि अगर आप लोग इसमें लाइब्रेरी क्लासेस पढ़ते हैं, लाइब्रेरी सॉरी कलेक्शन क्लासेस पढ़ते हैं, तो उसमें एक लिंक लिस्ट मिलता है, स्टैक मिलता है, क्यों मिलता है। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो आपको पता होगा कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, और आप लोग सारे लोग के सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर होगा, और आपको पता होगा कि स्टैक के लिए, लिंक लिस्ट के लिए, क्यू के लिए अगर आप C++ का यूज करके अगर उसके लिए कोडिंग करते हैं तो कितना लंबा कोडिंग करना पड़ता है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे प्री डिफाइंड क्लासेस है। आप यहां पे क्या करिए, लिंक्ड लिस्ट नाम का क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए, और उसमें इंसर्ट, डिलीट, जो भी करना चाहते हैं ट्रैवर्स कर सकते हैं। अगर आप स्टैक का काम करना, तो स्टैक नाम का क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए एस इक्वल्स टू न्यू स्टैक, ठीक है। और s.push नाम का फंक्शन है, यहां डेटा ले पुश हो गया। s.pop, यहां से पॉप को कॉल करा दिए तो लास्ट एलिमेंट अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, आप 3 लाइन लिख के जो काम कर रहे हैं, इसके लिए पहले 300 लाइन लिखना पड़ता था। तो यहां पे क्या है कि आपको बहुत सारा प्री डिफाइंड क्लासेस मिलता है, बना बनाया क्लासेस मिलता है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल देख लो ना, कि अगर हम लोग अभी, आप लोग वीडियो सारे लोग देखे हुए हैं तभी इस कोर्स में लिए एडमिशन लिए, तो आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग ASP.NET का कोड यूज करते हैं तो वहां पे कंट्रोलर क्लास बनाते हैं। तो कंट्रोलर क्लास जैसे ही बनाते हैं तो एक कंट्रोलर नाम के क्लास से इनहेरिटेड हो जाता है। अगर आप DB कॉन्टेक्स्ट क्लास बना रहे हैं, ठीक है, DB कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, वो DB कॉन्टेक्स्ट नाम से क्लास से इनहेरिट हो जाता है। तो DB कॉन्टेक्स्ट क्लास कहां से आया, वो कंट्रोलर क्लास कहां से आया, बात समझो, वो सारा कुछ प्री डिफाइंड है। तो जो भी चीज प्री डिफाइन आपको मिल रहा है वो कहां से मिलता है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। आपके अगेंस्ट में पहले से कोड करके नेम स्पेस बना दिया गया है। नेम स्पेस के अंदर पहले से बना के क्लासेस रखा हुआ है, उस क्लासेस के अंदर पहले से फंक्शंस रखा हुआ है, उस नेम स्पेस के अंदर पहले से इंटरफेसेस रखा हुआ, सब कुछ कोड करके रखा हुआ। आपको सिर्फ उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके फंक्शंस को कॉल करना है, या फिर आपको क्या करना है, उस क्लास को कहीं पे इनहेरिट करा लेना है और अपना काम कर लेना है। तो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी यही होता है। उसके ऊपर आओगे तो जब 2.0 आया तो नया विनफॉर्म। विनफॉर्म में क्या हो गया, ये एक ऐसा फीचर है जिससे कि आप GUI एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको प्री डिफाइन बहुत सारा कंपोनेंट्स मिलता है, जो कि जैसे फॉर्म आपको मिल जाएगा, विंडो मिल जाएगा, आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगा, ड्रॉप डाउन मिल जाएगा, रेडियो बटन मिल जाएगा, चेक बॉक्स मिल जाएगा, टेक्स्ट एरिया मिल जाएगा, सब कुछ पहले से प्री डिफाइन मिल जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा इंटरफेस बना लीजिए, और उसके बाद उसमें इवेंट्स होता है बहुत सारा। आप इवेंट्स के हिसाब से कोड लिख दीजिए कि अगर बटन पे क्लिक हो रहा तो क्या काम होगा, रेडियो बटन सेलेक्ट हो रहा तो क्या काम होगा, कॉम्बो बॉक्स से कुछ ऑप्शन को सेलेक्ट करा तो क्या काम होगा, मेन्यू पे कोई क्लिक करके। तो पूरा का पूरा सेट ऑफ क्लासेस मिलता है जिसके थ्रू आप विनफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो वो कब आया था, 2.0 में। वो 2.0 में आया था, उसके पहले नहीं था। उसके पहले सिर्फ दो ही चीज था 1.0। तुमको CLR मिलता था, फिर उसके बाद फिर पहली बार आया ASP.NET। ASP.NET से पहले ASP था, माइक्रोसॉफ्ट के पास क्या था, ASP था। ASP के जगह पे क्या आया, ASP.NET आया। फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए क्या आया, ADO.NET, एक्टिव डेटाबेस ऑब्जेक्ट ADO.NET आया। ये जब फ्रेमवर्क 2.0 आया तो ये सब चीज आया। फिर आया 2006 में 3.0। अब जो विनफॉर्म था, तो विनफॉर्म का जो पहले से कंपोनेंट था वो काफी बेसिक लुकिंग, जो बटन्स होता है, बेसिक लुकिंग फॉर्म होता है, बेसिक लुकिंग हम लोग बोल सकते हैं तुम्हारा बाकी कंट्रोल्स होता था। तो उसके लुक को इनहेंस करने के लिए WPF आया। इसको बोलते हैं विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, WPF, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसका काम क्या था WPF का, कि ये आपको कुछ ऐसा HTML जैसा टैग, उसमें XML यूज होता था, HTML नहीं बोल सकते थे, XML और
HTML का मिक्सअप टाइप का कुछ उसके अंदर कोड मिलता था, जिसका यूज करके आप अपने यूआई को, यूजर इंटरफेस को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते थे। ठीक है, तो मॉडर्न यूआई बनाने के लिए जो तुम्हारा यूजर इंटरफेस बनता था विंडो एप्लीकेशन के अंदर, उसके बोल सकते हो उसका लुक को इनहेंस करने के लिए आपको कुछ टैग जैसा कुछ चीज मिलता था। उस टैग का यूज करके आप अपने विंडो एप्लीकेशन को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते थे, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में क्या हुआ ना, मार्केट में कस्टमर का डिमांड अलग अलग तरह का होता है। हर कस्टमर चाहता है कि उसका जो एप्लीकेशन हो उसका इंटरफेस काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, एक तो इजी टू यूज होना चाहिए, प्लस उसका लुक अच्छा होना चाहिए। तो नॉर्मल जो जीयूआई होता था, जैसे एक एग्जांपल तुमको दिखा देते हैं कि जो पुराना जो तरीका होता था उसमें एक सिंपल एग्जांपल से दिखा देते थे कैसा दिखता था। वो बहुत बेसिक लुकिंग होता था। अगर हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं उसके थ्रू, विंडो विंडो विंडो, विंडो फॉर्म ऐप देखो, है ना। क्या आगे देखो, ये आ गया फॉर्म। अब इस फॉर्म में मान लो तुम यहाँ पे क्या करते, देखो पहले सब सारा कंपोनेंट्स बना हुआ, जिस तरह का कंपोनेंट चाहिए इसका भी देखो मेरा ट्यूटोरियल डाला हुआ है। जैसे यहाँ पे एक बटन ही ले लेते, फिर देखो बटन कितना सिंपल दिख रहा है। इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते थे हम लोग। फिर यहाँ जाकर सपोज यहाँ पे हम लोग लिख देते ओके, एकदम बेसिक लुकिंग है। देखो अब इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखो इवेंट आ जाएगा, ऐसा क्लिक इवेंट। हम चाहते हैं मैसेज बॉक्स दिखाना, देखो ये मैसेज बॉक्स क्या प्री डिफाइंड क्लास है, ये क्लास लाइब्रेरी से हमको मिल जा रहा है। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन रहा है, ये वेब एप्लीकेशन है, देखो इसको रन करा है। ये जो इसका लुक है ये काफी बेसिक लुक होता है, देखो है ना। क्लिक किए देखो आ रहा है, एकदम नॉर्मल बेसिक लुक वाला जो सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन इसी के लुक को इनहेंस करने के लिए क्या आया था, WP आया था। उसके बाद आया WCF, उसी वर्जन के अंदर एक नया चीज आया था WCF, इसको बोलते हैं विंडो कम्युनिकेशन फाउंडेशन। ये क्या करता है कि आपका दो अलग अलग जो एप्लीकेशन रन कर रहा है, जैसे बहुत जगह क्या होता है नेटवर्क एप्लीकेशन बनाया जाता है जहां पे एक सर्वर एप्लीकेशन होता है और एक क्लाइंट, ये विंडो एप्लीकेशन ही होगा जो लोकल नेटवर्क में चलेगा, ये वेब एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन उसमें से एक एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन होगा, बाकी एप्लीकेशन क्या होगा, क्लाइंट एप्लीकेशन होगा। क्लाइंट एप्लीकेशन क्या करेगा, सर्वर एप्लीकेशन को कुछ काम करने के लिए देगा, सर्वर एप्लीकेशन काम करेगा, फिर उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो वेबसाइट में काम होता था वही होगा, लेकिन ये विंडो एप्लीकेशन में होगा। तो जहां पे दो एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो उसके लिए जो क्लासेस का जरूरत पड़ता है, जो लाइब्रेरीज का जरूरत पड़ता है, वो कहां मिलता था, WCF। ठीक है, ये हो गया। दूसरा WF तो बोलते तो वर्क फ्लो। वर्क फ्लो का यूज किस लिए होता है, तो ये होता था ज्यादातर ऐसे, ये इस ऐसे सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर खास करके इंबेडेड सिस्टम होता था। अब इंबेडेड सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता है कि नहीं है, हम थोड़ा बता देते हैं। इंबेडेड सिस्टम बोलते हैं जो खास करके ऐसे डिवाइस में डाला जाता है जो ऑटोमेशन के तहत काम करता है। मतलब ऐसा डिवाइस जो ऑटोमेटेड होता है। जैसे देखो क्या होता है कि बहुत सारा फैक्ट्रीज में देखोगे बहुत सारा ऐसा मशीन होता है जो ऑटोमेटिक काम करता है, एक बार प्रोग्राम कर दिया गया और वो अपना काम करते जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि अगर एक मशीन से 4 काम कराना है तो उसको वर्क फ्लो देना पड़ता है कि पहले आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो एक पूरा का पूरा वर्क फ्लो बनता है और वर्क फ्लो उस मशीन, उस तरह का मशीन में इंबेड किया जाता है। तो वर्क फ्लो बनाने के लिए जो क्लास लाइब्रेरीज वगैरह चाहिए, जो क्लासेज वगैरह चाहिए, वो कहां मिलता था। उसके लिए अगर कोडिंग करना तो उसके लिए भी आपको प्री डिफाइंड क्लासेज वगैरह चाहिए, तो यहां पे मिलता था। फिर आया कार्ड स्पेस, बीच में एक कॉन्सेप्ट आया था आइडेंटिटी कार्ड का। ऑनलाइन आइडेंटिटी कार्ड बनता था। ठीक है, और वो कार्ड के थ्रू आप लॉगिन वगैरह, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट है, तो माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पर आपको लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए, आईडी पासवर्ड चाहिए, किसी भी कहीं पे भी आईडी पासवर्ड चाहिए। तो आपको आईडी पासवर्ड के जगह पे आपको एक कार्ड जनरेट कर दिया जाता था, और कार्ड जनरेट करने के लिए भी कोड लिखा जाता था, और वो कार्ड से आप लॉगिन करते थे। बीच में आया था, अब ये ऑब्सोलीट हो गया, पहले बता देते कि अब ये यूज में नहीं है। एक टाइम था जब इसका यूज होता था। तो पहले आप कहीं पे क्या करते थे, कैसे भी एक हम कॉन्सेप्ट तुम लोग बताते थे JWT का, अगर पता नहीं कुछ लोग वीडियो देखे होंगे, कि जहां पे आप एक बार अपने आप को रजिस्टर करते हैं, आईडी पासवर्ड बनाते हैं, फिर आपको एक टोकन मिल जाता है। तो टोकन के जगह पे यहां पे आपको क्या होता था कि वैसे कुछ बहुत सारा ऐसा वेबसाइट था जहां पे आप रजिस्टर करते थे और आपको एक कार्ड मिल जाता था। उसको ऑनलाइन कार्ड ही रहता था, ऐसा कुछ कार्ड प्रिंटेड कार्ड नहीं रहता था, ऑनलाइन कुछ कार्ड मिल जाता था। और जब आपको लॉगिन करना होता था तो आप आईडी पासवर्ड ना डाल के वो कार्ड को अपलोड करके लॉगिन कर लेते थे।
तो उसके लिए कार्ड स्पेस नाम का एक लाइब्रेरी होता था, उसको यूज करता था। तो वो कार्ड बनाने के लिए, उस तरह का कार्ड जनरेट करने के लिए वो क्या होता था, कार्ड स्पेस का यूज होता था। लेकिन अभी हम पहले बता देते कि ये चीज क्या है, ऑब्सोलीट हो गया, मतलब अब इसको डॉटनेट के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि ये अब बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, अब इसका यूज नहीं है। उसके बाद आया 3.5 2007 में, और उसमें कॉन्सेप्ट आया लिंक्यू का और एंटिटी फ्रेमवर्क का। तो पहले जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी होता था, वो कनेक्टिविटी होता था ADO.NET से। इसका भी हम डाले हुए हैं, तुम्हारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे चैनल पे ADO.NET का। तो स्टार्टिंग में जब डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होता था, चाहे वो तुम्हारा वेब एप्लीकेशन है, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, अगर उसको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना है तो ADO.NET का यूज करना पड़ता था। लेकिन ADO.NET के साथ प्रॉब्लम क्या था, ये काफी फिक्स था। फिक्स का मतलब हो गया कि अगर तुम कोई कनेक्टिविटी का कोड लिख दिया, डेटाबेस ऑपरेशन का कोड लिख दिए, और इन फ्यूचर उसमें किसी तरह का चेंजेस करना है, तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि आपको हर जगह जाके कोड को, मान लो कि 5 जगह चेंज करना, तो पांचों जगह जाके कोड चेंज करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि आप एक जगह कुछ चेंज करिए, बाकी जगह ऑटोमेटिक चेंज हो। ये काफी, देखो शुरू शुरू में कोई भी चीज आता तो अच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उस पर काम होता है तो उसका कुछ प्रॉब्लम समझ में आने लगता है। बहुत ज्यादा जब लार्ज स्केल पे काम होता है तब समझ में आता है कि इसमें तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया एंटिटी फ्रेमवर्क। तो हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे भी, जहां पे बहुत इजीली डेटाबेस के साथ ऑपरेशंस हो जाता है, जहां पे तुम्हारा कोई भी चीज, एक एक नेचुरल एक वर्ड यूज होता है, बाइंडिंग। कोई भी चीज बाउंडेड नहीं रहता। बाइंडेड मतलब कोड के अंदर हार्ड कोड नहीं लिखा रहता है, सब कुछ क्या रहता है, बाहर बाहर लिखा रहता है कि अगर एक जगह चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत जगह हो जाएगा। एंटिटी फ्रेमवर्क आया, अगर इसका जब एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में बताएंगे। प्लस लिंक्यू आया, जो कि आपके क्वेरी को बहुत ईजी कर दिया। पहले क्या होता था कि जब भी आपको क्वेरी करना है, तो क्वेरी करने के लिए आप डायरेक्ट डेटाबेस को क्वेरी भेजते थे। सोचो, पहले क्या था कि अगर आपको एक भी ADO.NET यूज करते हैं, तो आप क्या करना है कि अगर आपको डेटा इंसर्ट करना, तो पहले आप डायरेक्टली डेटा को कहां भेजते थे, डायरेक्टली डेटा को भेज देते थे हम लोग डेटाबेस में, कि अगर तुमको डेटा चाहिए तो डायरेक्टली डेटाबेस से मांगते थे। अब एंटिटी फ्रेमवर्क का लिंक्यू में क्या होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करके हम लोग, जैसे ही मेरा सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन रन होगा, हम लोग वो सारे डेटा को उठा के एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल लेते हैं, मेमोरी के अंदर, जो लोकल होता है, मेरा लोकल डिवाइस पे होगा या सर्वर पे होगा। और अब जो तुम्हारा एप्लीकेशन होगा, वो बार बार डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं करेगा। जहां लोकल है यहीं से डेटा निकालेगा, यहीं डेटा डालेगा, और जब जरूरत पड़ेगा तो फिर उसको डेटाबेस में क्या करेगा, पहुंचा देगा। तो ये क्या करता है, आपके वेब एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा स्केलेबल बना देता है। स्केलेबल का मतलब क्या हो गया, कि अगर सोचो कि तुम्हारे वेब एप्लीकेशन में करोड़ों लोग, लाखों लोग एक साथ कनेक्टेड है, और हर चीज के लिए बार बार डेटाबेस के पास जा रहा है, तो डेटाबेस के सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि डेटाबेस, अब तुम्हारा वेब एप्लीकेशन रन हुआ या तुम्हारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन रन हुआ, वो एक बार डेटाबेस में जाएगा, सारा डेटा उठा के लाके ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में स्टोर करना। लिंक्यू का काम ही यही है कि इसमें ऑब्जेक्ट से क्वेरी होता है। यहाँ पे डायरेक्टली डेटाबेस से क्वेरी नहीं होता, ऑब्जेक्ट से क्वेरी होता है। तो आपका ये क्या करेगा, जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा या सर्वर स्टार्ट होगा, एक बार डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा और सारा डेटा को उठा के ले आएगा लोकल में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और आपका जो क्वेरी होगा, आपका जो एप्लीकेशन क्वेरी करेगा, वो ऑब्जेक्ट से करेगा, और ऑब्जेक्ट तुम्हारा लोकल मशीन पे है। तो एक तो लोकल मशीन पे है, डेटाबेस के पास नहीं जाना पड़ रहा, सर्वर के पास नहीं जाना पड़ रहा, तो एक तो ऐसे ही फास्ट हो गया। और दूसरा क्या होगा, लोकल पे काम होते रहेगा, और जब जरूरत पड़ेगा, जब जब जरूरत पड़ेगा तब तक वो डेटा को क्या करेगा, बीच बीच में वो अपडेट करेगा। तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बहुत मिनिमम हो जाएगा, जिससे कि हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए। ये लिंक्यू हो गया। उसके बाद आया पैरेलल लिंक्यू। लिंक्यू का ही, ये भी कब आया, 4.0 में। लिंक्यू का ही एक एडवांस वर्जन है, जो करता क्या है, जो लिंक्यू को और ज्यादा फास्ट करता है। एक्चुअली धीरे धीरे हर चीज में चेंजेस होता है। तो पहले लिंक्यू यूज होता था, अब क्या यूज होता है, पैरेलल लिंक्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लिंक्यू। तो पैरेलल लिंक्यू क्या करता है, पैरेलल लिंक्यू जनरली लिंक्यू को फास्ट बनाने के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारा 2 क्वेरी रन हो रहा है, तो पहले होता था कि एक क्वेरी पूरा काम करेगा, खत्म करेगा, तब दूसरा क्वेरी हो सकता है रन उस पर। अब जिसको एसिंक्रोनस भी बोल सकते हैं, एसिंक्रोनस जिसको बोलते हैं, कि आप अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे, आपका एप्लीकेशन मल्टीपल क्वेरी पे काम कर सकता है। एक कोई डेटा निकाल रहा है, कोई अपडेट कर रहा है, तीसरा कोई डिलीट कर रहा है। तो अब पहले क्या था कि अगर एक कोई काम हो रहा है तो दूसरा लाइन में खड़ा है, तीसरा लाइन में खड़ा है। पैरेलल लिंक्यू में क्या होता है कि मल्टीपल काम एक साथ होता है, तो एसिंक्रोनस फॉर्म में काम करता है। एसिंक्रोनस मतलब क्या होगा कि एक का पहला काम भी हो रहा है, दूसरा का भी हो रहा है, तीसरा का भी हो रहा है, पैरेलली 3-4 काम चल रहा है, वो वेट नहीं कर रहा है। तो वेट अगर नहीं कर रहा है, कि भाई देखो एक सिंपल बात है, कि तुमको एक एग्जांपल देते हैं कि 5 स्टूडेंट है, और वो किसी कॉलेज में गया किसी काम के लिए, तो वहां पे लाइन लगा दिया गया, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब जब तक एक का काम हो रहा है तब तक ये सबको वेट करना पड़ रहा है। इसका काम खत्म हो जाएगा तब दूसरे का नंबर आएगा, फिर तीसरे का नंबर आएगा। तो ये होता है नॉर्मल इसको बोलते हैं सिंक्रोनस काम करना। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि आपका जो पांचों है, ठीक है, पांचों का
लाइन ऐसे नहीं लगेगा, पांचों का लाइन ऐसे लग जाएगा और काम यहां पे हो रहा है। तो क्या करेगा, तुमसे फॉर्म लिया, तुम्हारा थोड़ा सा काम किया, फिर तुम्हारा इसका फॉर्म ले लेगा, इसका भी थोड़ा सा काम करेगा, फिर इसका भी फॉर्म, सबका फॉर्म धीरे धीरे यहां जमा हो जाएगा और सब यहीं पे खड़ा है। थोड़ा थोड़ा इसका भी काम हो रहा है, थोड़ा इसका भी काम हो रहा है, थोड़ा इसका भी काम हो रहा है, थोड़ा इसका, कोई वेट नहीं कर रहा। आपको इसको भी लगेगा कि मेरा भी काम हो रहा है, इसको लगेगा मेरा भी काम हो रहा है, इसको लगेगा मेरा भी, सबका काम एक साथ हो रहा है। क्या ऐसा नहीं कि पहले क्या था, एक का काम लिया पूरा खत्म करेगा तब दूसरे करेगा। अब क्या है कि मान लो कि सबको फॉर्म ही, मान लो सब लोग फॉर्म भर के दिया, सबका फॉर्म को चेक करना उसको, तो मान लो क्या किया, पहले का लिया उसका नेम फादर नेम चेक कर लिया, फिर दूसरे का लिया उसका नेम फादर नेम चेक कर लिया, फिर तीसरे का लिया नेम फादर नेम चेक कर लिया, चौथे के लिए नेम फादर नेम चेक किया, पांचवें का नेम फादर नेम चेक किया। फिर क्या करेगा, फिर पहले वाले के पास चला जाएगा, ये दो फील्ड चेक था, नेम फादर नेम, इसका डेट ऑफ बर्थ चेक किया, इसका मोबाइल नंबर चेक किया कि सही से भरा हुआ कि नहीं हो, फिर इसका डेट ऑफ बर्थ, इसका मोबाइल नंबर चेक किया, इसका डेट। इससे क्या होगा कि पांचों को लगेगा कि भाई कोई लाइन में नहीं है, सबका काम हो रहा है। तो थोड़ा सा वहां पे क्या होता है, इस तरह से काम करने पर काम फास्ट भी होता है। ये पैरेलल का मतलब वही होता है। वही चीज यहाँ पे भी है, टास्क पैरेलल लाइब्रेरी। टास्क पैरेलल लाइब्रेरी का मतलब हो गया, यहाँ पे भी वही काम है कि सिर्फ लिंक्यू का नहीं, बाकी काम के लिए भी मल्टी थ्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट आया, जहां पे आप मल्टीपल थ्रेड रन करेगा। पता नहीं C# में आप लोग मल्टी थ्रेडिंग या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टी थ्रेडिंग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो हमको पता नहीं है, लेकिन वो मल्टी थ्रेडिंग का एक फुल प्रूफ सिस्टम लाया गया जिससे कि मल्टीपल काम एक साथ हो सकता है आपके प्रोसेसर के अंदर। तो मल्टी थ्रेडिंग को आसान बनाया गया इसके अंदर, जिसको पैरेलल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ये 4.0 में आया, फिर 4.5 आया, जिसके अंदर क्या आया, फर्स्ट टाइम आया .NET API फॉर स्टोर UWP एप्स। हुआ क्या था कि 2010 के आसपास में विंडोज अपना मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। देखोगे बहुत सारे मोबाइल्स में बीच में विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड जब आ रहा था, आया 2007 में, तो एंड्रॉइड जैसे जैसे फेमस होने लगा तो माइक्रोसॉफ्ट को लगा करे कि एंड्रॉइड जब फेमस हो सकता है तो हम सिर्फ कंप्यूटर तक ही क्यों सीमित रहे, हम भी मोबाइल में जाते हैं। क्योंकि उस समय तक अगर देखोगे iOS बहुत फेमस हो गया था, एंड्रॉइड बहुत फेमस हो गया था 2010 तक। तो ये माइक्रोसॉफ्ट सोचा कि हम भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आता था। ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम किसका लेके आया, मोबाइल का। लेकिन मोबाइल का जब ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आया तो उसके अंदर जो ऐप बनता था, ये भी आ गया था। तो हमको जहां तक याद है कि हम फर्स्ट विंडो का मोबाइल देखे 2007 या 8 में, के आसपास में नोकिया कंपनी था वो, उसके अंदर हम फर्स्ट टाइम देखे थे विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन उस समय विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम तो आ गया था, मोबाइल में चल भी रहा था, लेकिन जो एप्स बन रहा था वो दूसरे लैंग्वेज को यूज करके बन रहा था, .NET को यूज करके नहीं बन रहा था। जो बाकी जो ऐप बनाने के लिए, जैसे एंड्रॉइड के लिए ऐप बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज हो रहा था या बाकी यूज हो रहा था, जावा वगैरह, वो यूज हो रहा था। विंडो को लगा करे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम और मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऐप बनाने के लिए कोई दूसरा कंपनी का लैंग्वेज यूज होगा, तो गलत बात है। तो ये क्या किया कि .NET के अंदर ही स्टोर ऐप बनाने का सिस्टम लाया। और स्टोर ऐप से दो तरह का ऐप बनता था। अगर आप लोग विंडो 8 पता नहीं कभी देखे हैं कि नहीं देखे, विंडो ऐप के अंदर स्टोर ऐप आता था और प्लस विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टोर ऐप आता था। तो वो विंडो स्टोर ऐप बनाने के लिए इसका यूज होता था तुम्हारा, ये .NET के अंदर ये कॉन्सेप्ट लाया गया। और उसके लिए जो क्लासेस का जरूरत पड़ता था, वो क्लासेस कहां मिलता था, .NET API फॉर स्टोर एंड UWP एप्स। तो जो तुम्हारा विंडोज के लिए जो विंडो 8 आया था उस समय, 2012 के आसपास में विंडो 8 आया था, उसके लिए जो ऐप बनता था, और जो विंडोज मोबाइल के लिए जो ऐप बनता था, उसके लिए जो क्लास लाइब्रेरी होता था, जो क्लासेस का जरूरत पड़ता था, वो कब आया था, 4.5 में। प्लस टास्क बेस्ड एसिंग मॉडल। अभी आप लोग देखते होंगे, हम लोग जब प्रोग्रामिंग कर रहे थे, आप लोग वीडियो देखे होंगे, तो बहुत जगह देखते हुए कि हम जब एक्शन मेथड बनाते हैं तो वहां लिखते थे पब्लिक एसिंग टास्क। एक टास्क बेस्ड एसिंक्रोनस मॉडल होता है जो कि आपके काम को और ज्यादा पैरेलल बनाता है और ज्यादा फास्ट करता है। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आया था 4.5 में। ये 2012 तक का हिस्ट्री है, उसके बाद का भी हिस्ट्री है, लेकिन मेन जो चेंजेस हुआ था वो यहां हुआ था। ये हो गया .NET फ्रेमवर्क। .NET फ्रेमवर्क क्या है, तो .NET फ्रेमवर्क एक कंप्लीट सेटअप है जिसमें सबसे मेन चीज CLR और क्लास, CLR होता है और फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी होता है। उसके बाद टाइम टाइम पे इसके अंदर नया नया फीचर्स ऐड होते चला गया। 4.5 आया, फिर इसका 5.0 आया, फिर 6.0 आया। अभी करते करते हम लोग कहां पहुंच गए हैं, 10 तक पहुंच गए। ठीक है, अभी जो हमारा चेंज चल रहा है 11 बहुत जल्दी रोल आउट में है, उसका प्रीव्यू आ चुका है, 11 भी जल्दी आने वाला। तो इसके बाद का भी बोलोगे तो हम बता देंगे। ये तो क्या .NET फ्रेमवर्क। लेकिन अब आते हैं हम लोग क्या, जब यहां पे पहले बताए ये 2.0, जब 2005 में पहली बार क्या आया था, ASP.NET आया था। ASP.NET के पहले जो चलता था वो चलता था ASP। क्या था, ASP।
तो एएसपी जो था वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था, जैसे पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या जावा का जेएसपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था, वैसी एएसपी नाम का एक माइक्रोसॉफ्ट का तुम्हारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था। उसी को डॉटनेट फ्रेमवर्क पर जब लाया गया तो उसका नाम क्या दिया गया एएसपी डॉटनेट। ये क्या है? इट इज अ वेब फ्रेमवर्क डिजाइंड एंड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक तरह का वेब फ्रेमवर्क था जो कौन डिजाइन और डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट डेवलप किया था। इट इज यूज टू डेवलप वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विसेज। इसके थ्रू हम लोग वेबसाइट भी बना सकते थे, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते थे, वेब सर्विस बना सकते थे। इट प्रोवाइड फैंटास्टिक इंटीग्रेशन ऑफ एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। और इसके साथ क्या था कि ASP.NET में हम लोग C# का तो कोड लिखते ही लिखते थे, उसके साथ HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी लिखते थे। इट वाज फर्स्ट रिलीज इन जनवरी 2002, क्योंकि देखो यहां पहले हम बताए कि तुम्हारा 2002 के अंदर ही डॉटनेट आया था, तो उसी समय ASP.NET आया। इट इज बिल्ड ऑन कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एंड अलाउ प्रोग्रामर टू राइट कोड यूजिंग सपोर्टेड डॉटनेट लैंग्वेज। ये पहली बार लॉन्च कब हुआ था? 2002 में, क्योंकि पुराना जो ASP था, ये बता दे रहे, पुराना जो ASP था, पुराने ASP को डॉटनेट टेक्नोलॉजी पे लाया गया, सीएलआर के साथ अटैच किया गया, और इसके अंदर आप कोई भी जो डॉटनेट सपोर्टेड लैंग्वेज था, चाहे वो C# हो उस समय जो चल रहा था, विजुअल C++ हो, VB.NET हो, F# हो, कोई भी लैंग्वेज का यूज करके आप वेब प्रोग्रामिंग कर सकते थे। एसपी का फुल फॉर्म जो है वो था एक्टिव सर्वर पेजेस, जो पहले था, लेकिन अब ASP.NET है। तो ASP.NET में अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ASP.NET एक तरह से ये बोल सकते ट्रेडमार्क नेम है, अब इसका कोई फुल फॉर्म होता नहीं है। पहले होता था, जब सिर्फ ASP था उस समय उसको बोलते थे एक्टिव सर्वर पेजेस, लेकिन जब ASP.NET हुआ तो एक तरह से टेक्नोलॉजी का नाम हो गया। तो ASP.NET डेवलपमेंट में होता क्या है? तो ASP.NET का अलग अलग तरीके से यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। ASP.NEट में पहले तो समझ लो कि ASP.NEट क्या है, एक वेबसाइट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। अब इसके अंदर 3 स्टाइल में काम होता है। एक पहले यूज होता था वेब फॉर्म, फिर आया ASP.NET MVC, और एक होता है ASP.NEट वेब पेजेस। तो तीनों के बारे में समझते हैं। वेब फॉर्म जो है ये काफी पुराना है, जब शुरू शुरू ASP.NEट आया था उसी समय ASP.NEट वेब फॉर्म आया था। वेब फॉर्म के अंदर होता क्या है? तो इट इज एन इवेंट ड्रिवन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। इसमें क्या था वेब फॉर्म के अंदर कि पूरा का पूरा, जैसे कैसे भी हम दिखाए तुमको यहाँ पे GUI के अंदर, कि आपको बना बनाया कंट्रोल्स मिलता है, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे। तो उस समय जो वेब फॉर्म जब बनता था, वेब फॉर्म के थ्रू जो वेब एप्लीकेशन बनता था, तो उसके अंदर आपको टैग मिलता था। क्या मिलता था? टैग। और किसका टैग? HTML का टैग नहीं मिलता था आपको, ASP.NET का टैग मिलता था। वो टैग आपको पढ़ना पड़ता था अलग से, और हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग टैग होता था। जैसे अगर तुम लोग को थोड़ा सा हम गूगल में सर्च करके दिखा देते कि ASP.NEट में ASP.NEट वेब फॉर्म, उसका कोडिंग कैसे होता था, उसमें क्या क्या चीज होता था, चलो कोई एक ट्यूटोरियल खोल लेते हैं, क्यों खोलते हैं, और यहां देखो। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये देखो तुम्हारा क्या, ये तो रेजर का, सॉरी ये तो रेजर है, ये फॉर्म रेजर, रेजर, ये तो रेजर है। तो मिलेगा भी तब ना, नहीं कोई कोड मिल जाए, क्योंकि अब देखो ये सब ऑब्सलीट हो गया है, अब कोई यूज करता नहीं है। थोड़ा सा आइडिया के लिए बता दे रहे हैं, हम लोग को तो पढ़ना है नहीं, लेकिन अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या पहले कैसे काम होता था, अब कैसे काम होता है। कि इतना ज्यादा ऑब्सलीट हो गया, पुराना चीजों का कहीं दिखी नहीं, ट्यूटोरियल भी मार्केट से हटा दिया। कोड यहाँ, हाँ यहाँ कल बना, ये तो नया वाला है, ये नहीं है। हाँ हाँ, बताओ। हाँ, एक मिनट, चैट में है।
अच्छा अच्छा, इसमें ट्राई करता हूँ। ये, हाँ ये है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, थैंक यू। यहाँ पे देखो आप, लेबल बनाने के लिए क्या यूज हो रहा है, एएसपी कोलोन लेबल। एक्चुअली इसको सर्वर कंट्रोल्स बोलते थे। क्या बोलते थे? सर्वर कंट्रोल। यहां पे देखोगे सर्वर कंट्रोल्स यूज होता था, दिख रहा है, एएसपी कोलोन टेक्स्ट बॉक्स आईडी रन एट सर्वर। यहां पे इस तरह से काम होता था। प्लस इसका जो कोड लिखना होता था वो बैकग्राउंड में होता था। एक्चुअली कोड बैकग्राउंड इसको बोलते थे। तो कोड को फिर अलग से सी शार्प या जो भी तुम लैंग्वेज यूज करो उसमें कोड लिखते थे। और अभी और इसका देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये फॉर्म बनता था। काफी ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता था, अगर तुमको देखने से भी समझ में आ रहा होगा कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता था कि यहाँ पे आप इसको डिजाइन करिए, फिर इसका कोड को बैकग्राउंड में लिखिए। तो काफी ज्यादा ये प्रोसेस इसका कॉम्प्लेक्स होता था। लेकिन फिर से बताते हैं कि देखो, जो भी टेक्नोलॉजी जब अवेलेबल होता है ना, उस समय वो अच्छा लगता है। और जब उसका ऑल्टरनेटिव आता है तो आदमी को लगता है कि नहीं अरे यार वो तो बहुत टफ था। तो हम लोग जब स्टार्टिंग में डॉट नेट पढ़े थे तो उसमें वेब फॉर्म ही यूज होता था। तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता था, लेकिन डॉट नेट पे काम होता था। जैसे यहाँ पे देखो, ये भी अभी ये शायद किसने भी दिया ये चैट में? हाँ, रियाज रियाज। तो रियाज ने भी ढूंढ के दिया इसको, मैं खोज ही रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि अभी बहुत दिन से मैंने भी इसको यूज किया नहीं, लगभग 10 साल से ऊपर हो गया होगा इसको यूज। तो यहां पे देखोगे हर चीज के लिए इवेंट का कोड लिखना पड़ता था। फिर यहां पे देखोगे सर्वर कंट्रोल्स आपको याद करना पड़ता था कि लेवल बनाने के लिए कौन सा सर्वर कंट्रोल होगा टेक्स्ट बॉक्स के लिए। फिर उसका बाइंडिंग का प्रॉब्लम था, उसको बाइंडिंग करना होता था। तो बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बहुत समय तक यूज हुआ। देखो बटन बनाने के लिए एसपी बटन, इसका अलग से टैग होता था, उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज होता था। फिर उसका इवेंट के लिए देखो अलग अलग इवेंट, से यहाँ पे ऑन क्लिक, बटन पे क्लिक करने के लिए जैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते थे वैसे यहाँ पे लिखना होता था। ये एक पुराना टेक्नोलॉजी है जो कि अब यूज में नहीं है। ये जहां पे आपको सर्वर साइड कंट्रोल मिलता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड सर्वर साइड कंट्रोल एंड इवेंट टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। तो ये ज्यादातर वहां पे यूज करते थे ना इसका, इस वेब फॉर्म का। जो प्योर एप्लीकेशन होता था, जहां पे आपको इंटरफेस से ज्यादा मतलब नहीं होता था, आपका मेन फोकस किस पे होता था? प्रोसेसिंग पे, कि डेटा कैप्चर करना, प्रोसेस करना है, डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करना है, डेटाबेस को में डेटा डालना है, निकालना है। तो आपको लुक से कोई मतलब नहीं है, आपको उसका यूजर इंटरफेस से कोई मतलब नहीं है, आपको मेन फोकस किस पे है? डेटा पे। तो वहां पे वेब फॉर्म का बहुत ज्यादा यूज होता था। लेकिन फिर से बता देते हैं, ये जो एएसपी डॉट नेट था, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ विंडो इन्वायरमेंट में ही ये वेब एप्लीकेशन रन करता था। तो अगर आपको इसको डिप्लॉय करना है तो इसके लिए कंपलसरी था कि आपके पास जो सर्वर होना चाहिए वो विंडो का जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है उस पर बेस्ड होना चाहिए। मतलब विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, आईआईएस या विंडो सपोर्टेड जो तुम्हारा क्या होता है सर्वर सॉफ्टवेयर होता है वो होना चाहिए। और ये हमेशा काम करता था किसके साथ में? तुम्हारा ज्यादातर काम करता था एसक्यूएल सर्वर के साथ में, बाकी के साथ भी होता था, लेकिन बाकी के साथ में फिर तुमको और भी कुछ एडिशनल लेयर वगैरह अटैच करना पड़ता था। तो पूरा का पूरा विंडो आर्किटेक्चर के लिए बना हुआ था। उसके बाद आया एसपी डॉट नेट कोर एमबीसी, नहीं उसके बाद फिर तुम्हारा एसपी डॉट नेट आया, फिर एसपी डॉट नेट तुम्हारा एमबीसी आया। लेकिन वो सारा का सारा जो तुम्हारा टेक्नोलॉजी था वो सब का सब विंडो बेस्ड था। बाद में आया एसपी डॉट नेट कोर एमबीसी। अब एमबीसी का पहले समझ लो, ये हम पहले ही बता चुके हैं लेकिन फिर से बताते हैं। एमबीसी का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। एक्चुअली कभी भी कोई भी एप्लीकेशन बनता है, कोई वेब एप्लीकेशन बनता है, देखो एक होता है वेबसाइट, एक होता है वेब एप्लीकेशन। वेबसाइट का मतलब होता है सिंपल सा ऐसा वेब एप्लीकेशन जो इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है। इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड मतलब क्या हो गया? जिसमें सिर्फ व्यूज होगा, आपको लिंक पे क्लिक करते जाएंगे, आपको पेजेस मिलते चला जाएगा, पेजेस में आपको टेक्स्ट दिखेगा, वीडियोस होगा, पिक्चर्स होगा, एनिमेशन होगा, बट आप उसके साथ कुछ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, आप उसके अंदर कोई डेटा नहीं डाल सकते। तो उसको वेबसाइट बोलते हैं। वेब एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? जिसके साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप डेटा डाल सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, उसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं, इस तरह का जो काम होता है वो उसको क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ये ज्यादातर तुम्हारा जो वेब एप्लीकेशन बनता है उसमें एमबीसी वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। तो द मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क इज एन आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न दैट सेपरेट एन एप्लीकेशन इनटू थ्री मेन लॉजिकल कंपोनेंट। मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, देखो एमबीसी जो है ये कॉन्सेप्ट है। एक चीज क्लियर क्लियर दिमाग में रखना, एमबीसी सिर्फ एएसपी डॉट नेट में नहीं है। एमबीसी एक आर्किटेक्चर है, एक पैटर्न है, डिजाइन पैटर्न है, जिसको बहुत सारा टेक्नोलॉजी एडॉप्ट किया है। आप अगर जाते जावा के अंदर, जावा के अंदर स्प्रिंग बूट पढ़ते हैं तो उसमें भी तुम्हारा एमबीसी का कॉन्सेप्ट आता है। ये वाला जो आर्किटेक्चर है वो जावा भी यूज करता है,
ये वाला आर्किटेक्चर तुम्हारा हम लोग देख रहे हैं ASP.NET भी यूज कर रहा है, ये वाला आर्किटेक्चर तुम्हारा PHP भी यूज कर रहा है। तो ये एमबीसी से एमबीसी जो है वो अलग चीज है, वो और ASP.NET कोर एमबीसी अलग चीज है। एमबीसी एक कॉमन आर्किटेक्चर पैटर्न या डिजाइन पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं, जो कि कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकता है, जैसे कि तुम्हारा ASP.NET कोर भी उसको अडॉप्ट किया है। ये एक आर्किटेक्चर है जो आपके बड़े एप्लीकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट होता है मॉडल, दूसरा पार्ट होता है व्यू, तीसरा पार्ट होता है कंट्रोलर। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो बनाते समय आप काम को क्या कर रहे हैं, 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे रहे हैं तीनों को कि आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है। पहले क्या होता था कि सारा कुछ एक ही जगह होता था, एक ही जगह होने से प्रॉब्लम क्या होता था, उसको मेंटेन करना मुश्किल था। ठीक है, उसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया तो उसको डिबग करना बहुत मुश्किल होता था। अब प्लस उसमें स्केलेबिलिटी इश्यू भी होता था, क्योंकि सारा काम एक ही आदमी कर रहा है तो वो कम काम कर पाएगा। अगर काम को 3 आदमी में बांट दिया गया है तो नेचुरल बात है आपका काम ज्यादा होगा। Each architectural component is built to handle specific development aspect of an application। जो अलग अलग कंपोनेंट है इस आर्किटेक्चर का, चाहे वो मॉडल है, व्यू है, कंट्रोलर है, वो सबका अपना अलग अलग काम बताया गया है एप्लीकेशन के अंदर। इट आइसोलेट द बिजनेस लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन लेयर फ्रॉम ईच अदर। इसमें होता क्या है कि आपका जो प्रेजेंटेशन लेयर है जो यूजर को दिखेगा, और जो बिजनेस लॉजिक है जो कि प्रोसेस करके प्रेजेंटेशन बनाएगा, वो दोनों को अलग कर दिया गया है। ठीक है, जैसे अभी देखोगे कि शुरू शुरू में जो एएसपी था, जो हम बोले ना कि ASP.NET के पहले क्या होता था, ASP होता था। या बहुत लोग PHP पढ़ेंगे, कुछ कोई थे हमारे ग्रुप बैच में ही है, वो बोले कि बहुत दिन उन्होंने PHP पे काम किया। तो PHP में स्टार्टिंग में जो PHP था उसमें क्या होता था, अगर आप देखोगे HTML का कोड प्लस PHP का कोड दोनों एक ही जगह लिखा जाता था, एक ही फाइल के अंदर। ठीक है, वो तुम्हारा स्क्रिप्टलेट होता था और अलग अलग तरह का चीज होता था, उसके थ्रू क्या करते थे, HTML का कोड लिखा गया, जहां पे कुछ काम है बिजनेस लॉजिक का, वहां पे बीच में PHP कोड डाल दिए, फिर HTML कोड लिख रहा है, फिर बीच में PHP डाल रहा है। तो सारा कुछ एक ही जगह पे लिखा हुआ होता था, जो कि तुम्हारा कोडिंग को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता था। यहां पे क्या किया जाएगा कि प्रेजेंटेशन अलग, प्रेजेंटेशन मतलब क्या हो गया, जो यूजर को दिखेगा वो अलग, और जो बैकग्राउंड में काम होगा उसको अलग कर दिया गया। इट वॉज ट्रेडिशनली यूज फॉर डेस्कटॉप GUI इंटरफेस। पहले इसको लाया गया किसके लिए, GUI एप्लीकेशन जो बनता था उसके अंदर एमबीसी का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। अब उसको वेब के अंदर भी क्या किया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। और आज नहीं किया गया, ये लगभग 10-12 साल से चल रहा है, ये कोई नया चीज नहीं है। Nowadays, MVC is one of the most frequently used industry standard web development framework to create scalable and extensible project। तो अगर आज के डेट में देखा जाए तो इंडस्ट्री के अंदर एमवीसी जो है वो बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक आर्किटेक्चर या डिजाइन पैटर्न बोल सकते हैं, जिसके थ्रू आप काफी स्केलेबल और एक्सटेंसिबल, स्केलेबल का मतलब क्या हो गया, जो बहुत हाई स्केल पे उस क्या होता है, जो वेबसाइट यूज होता है, बहुत ज्यादा यूजर जिसका होता है, बहुत ज्यादा जिसमें डेटा पे काम हो रहा है, वैसा वेबसाइट बनाने के लिए एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, जिसको समय समय पे उसमें नए नए फीचर्स ऐड किया जा सके। जैसे कैसे हम बता रहे थे कल कि जो तुम्हारा आज के डेट में तुम ई कॉमर्स वेबसाइट देख रहे हो, तो आज वो उसका अगर इवोल्यूशन देखो तो पिछला 20 साल से वो इवेल्युएट होते आ रहा है, उसमें नए 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 चीज एक्सटेंड होते जा रहा है, नए नए फीचर्स आते चला जा रहा है, नए नए तरीके का चीज उसमें फैसिलिटीज आते चला जा रहा है। तो वैसा एप्लीकेशन बनाना जो थ्रू आउट द टाइम उसमें कुछ ना कुछ नया नया ऐड होते रहेगा, उसके लिए इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिजाइनिंग मोबाइल एप्लीकेशन। और ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन में तो पहले यूज होता था, फिर आ गया तुम्हारा वेब एप्लीकेशन के अंदर, और अब किसके अंदर आ गया, तुम्हारा मोबाइल ऐप भी इसी आर्किटेक्चर पे काम कर रहा। तो एमबीसी जो है वो एक आर्किटेक्चर है जो आपके 3 काम को, मॉडल को, व्यू को, कंट्रोल को, भी इसका क्या काम है आगे देखेंगे हम लोग, अभी तीनों को अलग अलग करता है, सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीनों मिलकर काम करता है। फीचर्स क्या है, क्यों एमबीसी इतना ज्यादा आज के में फेमस है, इट प्रोवाइड द क्लियर सेपरेशन ऑफ बिजनेस लॉजिक, यूआई लॉजिक एंड इनपुट लॉजिक। बिजनेस लॉजिक किसको बोलते हैं, बिजनेस लॉजिक बोलते हैं, अगर ध्यान से देखोगे कि अगर आप कोई डेटा भेज रहे हो सर्वर को, तो डेटा सबसे पहले क्या होता है, उसका वैलिडेशन होता है, डेटा सही है कि नहीं उसको, वो होता है। प्लस अगर आप डेटा जो भेज रहे हो तो हो सकता है उसके साथ कोई कैलकुलेशन हो रहा हो, ठीक है, या हो सकता है कि कोई डेटाबेस ऑपरेशन हो रहा हो, तो वो उसी चीज को क्या बोलते हैं, बिजनेस लॉजिक बोलते हैं, जहां पे डेटा का वैलिडेशन हो रहा है, डेटा के साथ कैलकुलेशन हो रहा है, या डेटा का क्लीनिंग हो रहा है, या फिर डेटाबेस ऑपरेशन हो रहा है, कुछ इंसर्ट डिलीट अपडेट सेलेक्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। दूसरा होता है यूआई लॉजिक, जो यूजर इंटरफेस दिखेगा, जो पेज बन के जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा जो डेटाबेस से डेटा आया, तो डेटाबेस से डेटा जो आया, रिट्रीव हुआ, वो हो गया तुम्हारा लॉजिक, बिजनेस लॉजिक। लेकिन अब जो डेटा आ गया
सर्वर के पास में, वेब सर्वर के पास में, अब उसको यूजर के पास भेजना है। तो उसको कैसे पेज में बनाना है, टेबल में भेजना है कि डेटा ग्रिड में भेजना है, किस तरह से भेजना है, वो डेटा यूजर को कैसे दिखेगा, उसका कलर क्या होगा, उसमें और क्या क्या चीज, उसका फॉन्ट क्या होगा, उसका फॉन्ट वेट क्या होगा, उसका स्टाइल क्या होगा, वो सब जो चीज दिखा जाता है उसको बोलते हैं यूआई लॉजिक। और इनपुट लॉजिक वही हुआ, जो डेटा कहां से आएगा, कौन लाएगा, ठीक है, डेटाबेस से आएगा, कौन लाएगा, डेटाबेस में जाएगा, कौन लेकर जाएगा, तो उसके लिए बोलते हैं इनपुट लॉजिक। तो तीनों चीज को अलग अलग करता है। नेक्स्ट, it offer full control over your HTML and URL which make it easy to design web application architecture। जैसे मैंने पहले क्या बताया कि जो तुम्हारा ASP.NET था, तो उसमें तुम ना पूरा HTML ही यूज करते थे, ना तुम पूरा ASP ही यूज करते थे, ना पूरा C# यूज करते थे, तीनों का मिक्सअप हो जाता था एक ही जगह पे। यहाँ किसी का देखो अनम्यूट हो गया है आई थिंक। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो वहां पे क्या होता था, मिक्सअप हो जाता था। अब अगर हम लोग यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या होता है कि HTML पूरा अलग रहता है। यूआरएल आगे आगे जाके हम लोग राउटिंग पढ़ेंगे कि अगर मान लो जनरली क्या होता है कि जो कोई भी यूआरएल होता है, यूआरएल किसको बोलते हैं, जो कोई भी रिसोर्स है, रिसोर्स जैसे मान लो तुम्हारा कोई वेब पेज है या कोई कंट्रोलर होगा, कोई व्यू होगा, तो उसको जब आप क्लाइंट एक्सेस करना चाहेगा तो उसका यूआरएल डालना पड़ेगा। तो यहाँ यूआरएल को कंट्रोल कर सकते हैं, आप यूआरएल को सॉर्ट कर सकते हैं राउटिंग के थ्रू, जो ओरिजिनल यूआरएल है उसके जगह कोई दूसरा यूआरएल दे सकते हैं। तो इससे तुम्हारा वेबसाइट डेवलपमेंट और ईजी हो जाता है और उसका आर्किटेक्चर और ईजी हो जाता है। दूसरा, इट इज पावरफुल यूआरएल मैपिंग कंपोनेंट यूजिंग विच कैन बी बिल्ड एप्लीकेशन दैट हैव कंप्रीहेंसिबल एंड सर्चेबल यूआरएल। इसमें देखो आज के में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में किसको इसको पता है? और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपका यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में किसी को पता है? चलो मैं बताता हूं। आज की डेट में अगर आपको किसी भी तरह के, अभी तुम लोग देखे होगे, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले अभी मुझे ASP.NET का कोड खोजना था, तो मैं कहां पे गया, मैं गया वहां पे गूगल के ऊपर, और वहां पे जाके मैंने कुछ कीवर्ड दिया, सर्च किया, तो कुछ वेबसाइट्स का लिस्ट आ गया। तो ये वेबसाइट का लिस्ट जो आता है, अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ टर्म आप लोगों को पता होगा भी बहुत लोगों को। जैसे यहाँ पे हम लोग गूगल दिए और यहां पे जाके मैंने सर्च किया ASP.NET कोर MVC ट्यूटोरियल। ठीक है, तो ये जो पेज आता है, इस पेज को बोलते हैं सर्प, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और इस पेज पे ये जो वेबसाइट्स का लिस्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को, जो लिस्ट का जो सीक्वेंस बना हुआ कि पहले ये है उसके बाद ये है, इसको बोलते हैं रैंकिंग। क्या बोलते हैं? रैंकिंग। जब भी आप कोई भी टर्म के बारे में सर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, तो जो ये रैंकिंग होता है, तो रैंकिंग में कोई भी वेबसाइट ऊपर आए या फर्स्ट पेज में, देखो कभी भी आप लोग भी सर्च करते होंगे तो देखते होंगे जनरली आप एक ही पेज देखते हो ऊपर से नीचे तक, क्योंकि यहां देखोगे कितना पेज है, मोर देन 1000 पेजेस होगा। देखो पेज नंबर 2, 3, लेकिन कोई भी कभी भी सेकंड पेज पे तो हमको लगता है कि 99% लोग नहीं जाता है। फर्स्ट पेज में मिला तो मिला, नहीं तो फिर कुछ और कीवर्ड डालकर सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ज्यादातर लोग वैसे वेबसाइट को हिट करते हैं जो या तो फर्स्ट पेज में आता है, और फर्स्ट पेज में भी सबसे पहले किसको क्लिक करते हैं? जो सबसे ऊपर में आता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं और वेबसाइट बनाने के बाद आप चाहते हैं कि अगर कोई उस वेबसाइट में कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो कि मेरा वेबसाइट है और उसमें मेरा हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरली कोडिंग से रिलेटेड कोर्सेस है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर कोई भी कोडिंग से रिलेटेड कोई कोर्स को सर्च करे तो सबसे ऊपर मेरा वेबसाइट आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा फॉर सर्च इंजन। क्योंकि देखो सर्च इंजन में क्या होता है, क्रॉलिंग होता है। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है कि जो जैसे गूगल है, तो गूगल का कुछ बॉट होता है, बॉट मतलब कुछ ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होता है जो 24/7 वेबसाइट्स को खोजते रहता है इंटरनेट पे, और हर वेबसाइट का हर पेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके सर्वर को भेजते रहता है गूगल को। अब गूगल फिर उसको क्या करता है, उसका रैंकिंग करता है, उसको स्टोर करता है और उसमें रैंकिंग करता है। वो भी कोई बैठ के आदमी नहीं करता, सारा ऑटोमेटेड काम होते रहता है, सारा कुछ ऑटोमेटेड काम होते रहता है। तो आखिर आप अपने ऐसे वाले यहाँ पे ASP.NET को ट्यूटोरियल ऊपर आ गया, क्यों आ रहा है? ये सेकंड नंबर पे क्यों आ रहा है? तो इसलिए आ रहा है क्योंकि इस वेबसाइट को ऐसे बनाया गया है, उसके अंदर उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है कि गूगल को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इस वेबसाइट में किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है।
जितना अच्छा तरह से गूगल को के एल्गोरिदम को वो समझ में आएगा, उतना ऊपर आपका वो पेज दिखेगा। तो जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है तो उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हर पेज का जो यूआरएल यहाँ पे होता है। तो आज के में देखोगे जो न्यूज चैनल वगैरह का तुम कोई भी वेबसाइट खोलो, जैसे हम लोग यहाँ पे खोलते भी देखो आज तक, अब हम एक इस पे क्लिक किया, देखो जैसे हम इस पेज पे क्लिक किए, यहाँ देखो यूआरएल में देखो क्या रहा, आम आदमी पार्टी गुजरात ड्रीम। यूआरएल में ही वो पूरा का पूरा क्या आ जा रहा है, उसका यूआरएल में देखो क्या है, इस पेज का पूरा का पूरा जो इसका हेडिंग है वो पूरा यूआरएल में है। तो अब सोचो कि अगर कोई ऐसा कोई सर्च करता है गुजरात विधानसभा चुनाव या आपको झटका, ऐसा कुछ भी सर्च करेगा तो वो तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो यूआरएल में ही उसका है। तो अगर आपका यूआरएल इस तरह से है कि यूआरएल आपका पेज के अंदर क्या कंटेंट है अगर वो बता रहा है, तो बहुत इजीली गूगल उसको समझ जाता है, और जब भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई सर्च करेगा तो इजीली क्या करेगा, उसको गूगल ऊपर में सर्च करके दिखा देगा। देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारा चीज होता है, इसका पूरा अलग से कोर्स होता है जिसमें तुमको मेटा इंफॉर्मेशन डालना पड़ता है और भी बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वेब पेज का जो यूआरएल है, यूआरएल ऐसा होना चाहिए जो पेज के अंदर क्या कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट कर पाए। अगर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि गूगल आपके वेबसाइट को अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई सर्च करता है तो आपको उसको फर्स्ट पेज में या बहुत ज्यादा ऊपर रैंकिंग में दिखाएगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप अपने वेब पेज को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि सर्च इंजन उसको बहुत इजीली समझ पाए कि आपके पेज के अंदर क्या, आपके वेबसाइट के अंदर या पेज के अंदर क्या कंटेंट है, और उसके अकॉर्डिंग उसको फर्स्ट पेज में या जितना ऊपर से ऊपर रैंक कर पाए। हो सकता है कि सेकंड पेज में आए, थर्ड पेज में आए, लेकिन जितना भी ऊपर से ऊपर आ पाए तो इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूआरएल, कि आपका यूआरएल से पता चलना चाहिए कि आपका पेज के अंदर क्या कंटेंट है। तो यूआरएल के लिए यहां पर हम लोग राउटिंग पढ़ेंगे कि आपका ठीक है एक्शन मेथड किसी भी नाम से होगा या पेज किसी भी नाम से होगा, व्यू किसी भी नाम से होगा, लेकिन आप उसका यूआरएल चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ द पेज। तो वो यहां पे बहुत इजी किया जा सकता है। प्लस इट सपोर्ट टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप काम करते जाइए और साथ ही साथ उसको चेक करते चले जाइए। टेस्टिंग बहुत इजी होता है यहाँ पे, एमबीसी का ये फायदा है। ये सब तुम्हारा क्या है, कुछ टॉपिक है जो फीचर्स है जो एमबीसी का है। जस्ट मिनट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है वर्किंग ऑफ एमबीसी फ्रेमवर्क विथ एग्जांपल। यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, एमबीसी चाहे वो तुम ASP.NET में यूज करो, पीएचपी में यूज करो, कहीं पे भी यूज करो। मैंने पहले बोला कि ये क्या है, ये जस्ट एक आर्किटेक्चर है जिसको अलग अलग लैंग्वेज यूज करता है। तो यहां पे सबसे पहले क्या होता है, एक एंड यूजर होता है। क्या होता है, एंड यूजर। एंड यूजर कौन हो गया, एंड यूजर हो गया, क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई, एक मिनट रुक जाओ, प्रॉब्लम आ रहा है। अब यहां पे हम लोग समझते हैं इसको। एंड यूजर कौन होता है, जो किसी भी वेबसाइट को खोलता है। एमबीसी में क्या होता है, तीन कंपोनेंट होता है, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। कोई भी रिक्वेस्ट, अगर कोई क्लाइंट कोई भी यूआरएल को हिट करता है तो सबसे पहले वो किसके पास जाता है, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर यहां पे मैनेजर की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, मैनेजर। तो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आएगा, कंट्रोलर के पास अपना कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग का काम करता है। अब सपोज एक एग्जांपल देते हैं, यहां से तुम कोई लिंक पे क्लिक किए जो ये कह रहा है कि भाई जितने भी मान लो कि कोई इंस्टीट्यूट है, मेरे मेरे जैसा इंस्टीट्यूट है, वो अपना कोई वेब एप्लीकेशन बनाया है और मैं अपना ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। अब मुझे देखना है कि भाई मेरे कोचिंग में अभी कौन कौन से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए। तो मैंने अपना वेबसाइट खोला और वहां पे कोई लिंक है जहां पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, क्लिक किया, वो सीधे किसके पास जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा। कंट्रोलर का काम क्या होता है, कंट्रोलर का काम क्या होता है कि जो भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रहा है उस रिक्वेस्ट को रिसीव करना। पहले तो रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद देखा कि क्लाइंट किस काम के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो देखा कि जिस काम के लिए रिक्वेस्ट किया है उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद देखा कि इसमें क्या काम है भाई, तो हमको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट देना है।
तो वो किसको कंसल्ट करेगा? वो कंसल्ट करेगा मॉडल को। मॉडल कौन है भाई? तो मॉडल, यहां पे मॉडल का मेन काम होता है डेटा को कंट्रोलर तक पहुंचाना या कंट्रोलर से लेना। एक्चुअली कोई भी काम होगा वो डेटा कहां रहेगा? डेटाबेस में रहेगा। तो कंट्रोलर से डेटा लेके जाना, डेटाबेस तक पहुंचाना, या डेटाबेस से लेके आना और कंट्रोलर तक पहुंचाना, तो वो किसका काम है? वो काम है मॉडल का। तो मॉडल यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह का कंटेनर होता है। क्या होता है? कंटेनर। जैसे मान लो कि एग्जांपल दे, तुम्हारे पास कोई गोडाउन है, ठीक है, गोडाउन में आलू रखा हुआ है और ये तुम्हारा दुकान है। अब तुम्हारा दुकानदार अपने स्टाफ को बोले बाबू जाओ तो तुम आलू ले आओ डेटाबेस गोडाउन से, तो वो आलू हाथ में लेके नहीं आएगा। कोई ना कोई तो कंटेनर होगा उसके पास, कोई ना कोई। सपोज मान लो कि कोई जिसको हम लोग यहाँ पे बिहार झारखंड में बोड़ा बोलते हैं, या बहुत जगह गट्टा बोलता है उसको, ठीक है, या बैग, इंग्लिश में समझो कोई बैग होगा। वो बैग लेके जाएगा, तो बैग कौन है? वो मॉडल है। तो बैग लेके जाएगा, डेटाबेस से डेटा भरेगा और लाके किसको दे देगा? कंटेनर को दे देगा। किसको दे देगा? कंटेनर को। अब कंटेनर क्या करेगा? कंटेनर डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं देगा, दुकान से डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं जाएगा। अब उसका पैकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली मान लो कि ठीक है बोड़ा में भर के लाए या बैग में भर के लाए, तो पूरा बैग थोड़ी दे देगा। हो सकता है कि उसको क्लाइंट को देना हो 2 किलो और वहां से तुम ले आए 50 किलो, तो पूरा 50 किलो गट्टा तो उसको दोगे नहीं। तो उसको कैसे देना है भाई? तो उसके लिए वो क्या करेगा कि मॉडल को जो डेटा आया वो पूरा का पूरा बैग को किसके पास भेज देगा? व्यू के पास भेज देगा। व्यू क्या करेगा? उसका पैकिंग का काम करेगा। पैकिंग का काम का मतलब क्या हो गया? कि उसको कैसे देना है, 2 किलो के बैग में देना है, 4 किलो के बैग में देना है, 1 किलो के बैग में देना है। तो वो उसमें से डेटा निकालेगा मॉडल में से, जो 50 किलो का गट्टा था उसमें से 2 किलो मान लो देना, तो 2 किलो निकाला, एक अलग बैग, अलग प्लास्टिक या अलग कैरी बैग में डाला, और वो किसको दे देगा? वो दे देगा कंट्रोलर को। और फिर वो कंट्रोलर किसको भेज देगा? वो जो 2 किलो का गट्टा है उसको भेज देगा। सिंपल सा बात है कि कंट्रोलर के पास अपना कुछ नहीं है, ना डेटा है, ना पैकिंग मटेरियल है, कुछ भी नहीं है। डेटा कहां रहता है? डेटाबेस में। तो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आएगा, कंट्रोलर किसको बोलेगा? मॉडल को। मॉडल जाएगा, वहां से डेटा को भर के लाएगा, कंट्रोलर को दे देगा। फिर कंट्रोलर क्या करेगा? यूजर को भेजना है, तो यूजर को भेजने के लिए क्या होगा? यूजर को भेजने के लिए कैसे भेजना वो इसको पता नहीं है। वो किसको भेज देगा? व्यू को, कि भाई ये डेटा को कैसे भेजना है। तो व्यू क्या करेगा? व्यू तुम्हारा वो डेटा को सजाएगा। जैसे मान लो टेबल में डालना है या पैराग्राफ में डाल के भेजना है, जैसे ही भेजना उसका कोड कहां रहेगा? व्यू के पास। व्यू डेटा को सजाएगा, सजा के किसको भेजेगा? कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर फिर क्या करेगा? कंट्रोलर उसको भेज देगा किसको? तुम्हारा क्लाइंट को। ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। जैसे एग्जांपल, जब हम पढ़ा रहे थे ऑनलाइन सेशन में, तो वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा, वहां पे एक एग्जांपल दिए थे हम शादी वाला, कि जैसे किसी घर में शादी भी, अभी देखो यहाँ पे काफी ज्यादा सीजन है, अभी भी डेली हमारे आसपास में कोई ना कोई शादी वादी होते रहता है। और मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे बहुत सारा मैरिज हॉल भी है मेरे घर के आसपास में, तो डेली पटाखा फूट रहा, आ रहा जा रहा। तो कभी भी एक एग्जाम्पल हंसी मजाक में ही क्लास में दिए थे कि हमेशा देखोगे कि जो जिसके घर में शादी होता है, तो उसके घर में कोई एक अंकल टाइप पर्सन होता है। वो अंकल जो होते हैं वो काम कुछ नहीं करते, लेकिन शो इतना करते हैं कि पूरा शादी वही करवा रहे हैं। अपने से कुछ नहीं करेंगे, उनका काम है सिर्फ डायरेक्शन देना। जैसे उनका काम क्या है भाई? तो क्या करेंगे? जहां पे खाना बन रहा है, ठीक है, जहां पे कैटरर लगा हुआ है, वो कुर्सी लगा के वहां बैठे रहेंगे। अब मान लो जो कैटरिंग स्टाफ है, जो शेफ है, जो खाना बना रहा है, वो बोला कि भैया चीनी नहीं है। अब वो अंकल क्या करेंगे? रिक्वेस्ट आया, तो ये चीनी नहीं है, रिक्वेस्ट आया। अब ये खुद नहीं करेंगे, ये चिल्लाना शुरू करेंगे। कि उनके नॉलेज में रहता है कि कौन कौन और घर में एक्टिव लड़का लोग है जो काम करता है। तो चिल्लाएंगे, ए बाबू इधर सुनो। कोई पकड़ा गया इधर से आते जाते हुए, ए कहाँ जा रहा उधर? तो जा रहे हैं थोड़ा सा दीदी को ब्यूटी पार्लर लेके, यहाँ खाना बन रहा है, दिक्कत हो रहा है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, जाओ तो चीनी लेके आओ, चीनी खत्म हो गया, यहाँ पे देखो बैठा हुआ मिस्त्री, काम नहीं हो रहा है। तो वो अपने से कुछ नहीं किया, वो भाई साहब मान लो यहाँ पे मॉडल को भेज दिया कहाँ? चीनी लाने के लिए। वो बेचारा गया दुकान में, चीनी लेके आया, लाके किसको दे दिया? लीजिए चाचा, लीजिए अंकल, दे दिया। अंकल लेके रख लिए, लेके अब वो क्या कर रहे हैं? उसको बोल रहे हैं, लो जी तुम्हारा चीनी आ गया। अब वो चीनी आ गया, तो चीनी तो डायरेक्ट किसी को खाने के लिए दिया नहीं जाएगा ना। अब वो किसको दे दिया गया? कैटरर को दे दिया गया। कैटरर क्या करेगा? उस चीनी से कुछ बनाएगा, अब बना के कंट्रोलर क्या दे देगा, हाँ लीजिए अंकल, हलवा रेडी हो गया, मिठाई रेडी हो गया। अब वो
क्या करेगा, गेस्ट को बोलेंगे हाँ चलिए अब आप लोग खा सकते हैं, खाना रेडी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वही अंकल है जो कर कुछ नहीं रहे हैं, खाली डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, इनका काम है डायरेक्शन देना। तो रिक्वेस्ट लेना, रिक्वेस्ट लेके वो रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड करना, मॉडल को फॉरवर्ड करना है, व्यू को फॉरवर्ड करना, वो ये देखेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इसमें कभी भी क्लाइंट कभी भी मॉडल को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है, क्लाइंट कभी भी व्यू को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है, कभी भी मॉडल और व्यू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सारा का सारा कम्युनिकेशन क्या होगा, वाया चैनल होगा। और चैनल कौन होगा, कंट्रोलर होगा। मतलब क्लाइंट भी रिक्वेस्ट करेगा तो किसको रिक्वेस्ट करेगा, कंट्रोलर को, क्योंकि मैनेजर साहब वही है। फिर कंट्रोलर को अगर डेटा चाहिए तो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ नहीं करेगा, वो मॉडल को बोलेगा डेटा लेके आइए। मॉडल कहां जाएगा, डेटाबेस के पास जाएगा। डेटाबेस से डेटा लाने के बाद मॉडल अपने पास कंटेनर में रखेगा और उसको फिर डायरेक्टली व्यू को नहीं देगा, वो किसको देगा, कंट्रोलर को। फिर कंट्रोलर इसको किसको भेजेगा, व्यू को। व्यू उस डेटा को सजा के किसको दे देगा, कंट्रोलर को। और फिर कंट्रोलर किसको भेज देगा, एंड यूजर। तो पूरा का पूरा एमबीसी का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इस समझ में आ गया होगा, इसमें कोई किसी को डाउट है? मेनली एमबीसी का आर्किटेक्चर में 3 कंपोनेंट होता है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। कोई पूछेगा कंट्रोलर क्या है, इट एक्ट एज अ मैनेजर, वो मैनेजर की तरह वर्क करता है। ठीक है, इट टेक्स रिक्वेस्ट फ्रॉम एंड यूजर, ठीक है, एंड फॉरवर्ड टू द मॉडल और व्यू। उसका वही 2 ही काम है, जो रिक्वेस्ट आया है तो उसको मॉडल को भेजेगा या तो व्यू को भेजेगा। ठीक है, और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये होगा कि बिजनेस लॉजिक जो भी होगा, बिजनेस लॉजिक किसके पास लिखा रहेगा, कंट्रोलर के पास लिखा। ठीक है, वो डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेगा मॉडल को, रिस्पॉन्स के लिए रिक्वेस्ट किसको करेगा, व्यू को। लेकिन जो बेसिक काम करना है, जैसे डेटा को वैलिडेट करना है या फिर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए कुछ कनेक्शन स्टैब्लिश करना, तो उसके लिए कोड कहां लिखा रहेगा, यहाँ। तो जैसे हम लोग यूज करेंगे तो बताएंगे। तो चलो हम लोग इसको खत्म करते, देख के 2 स्लाइड और है। फर्स्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ एमबीसी क्या होता है, तो कोड आर इजी टू मेंटेन एंड दे कैन बी एक्सटेंडेड इजिली। एमबीसी आर्किटेक्चर यूज करते हैं तो उसको मेंटेन करना आसान होता है और उसमें कुछ नया चीज ऐड करना बहुत इजी होता है। द एमबीसी मॉडल कंपोनेंट कैन बी टेस्टेड सेपरेटली। देखो इसमें क्या होता है कि मॉडल हम बना के अलग से टेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोलर को अलग से टेस्ट कर सकते हैं, व्यू को अलग से टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्टिंग बहुत इजी हो जाता है। इट रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी बाय डिवाइडिंग एन एप्लीकेशन टू 3 यूनिट्स, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। क्योंकि पहले क्या होता था कि सारा का सारा कोड एक ही जगह लिखा जाता था। ठीक है, तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता था। लेकिन अभी क्या है कि 3 काम के लिए 3 अलग अलग कंपोनेंट बना हुआ है, तो कोड डिवाइड हो जाता है, जिससे कि उसको मैनेज करना इजी होता है और उसका कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाता है। इट सपोज टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। हम पहले बताएं, हम एक मॉडल बनाए उसको चेक कर लिए, अगला कंट्रोलर बनाए उसको चेक कर लिए, व्यू बनाए उसको चेक कर लिए। तो काम करते जाएंगे, साथ ही साथ टेस्ट करते चले जाएंगे, तो टेस्टिंग में अलग से टाइम नहीं लगेगा। इट वर्क वेल फॉर वेब ऐप दैट सपोर्टेड बाय द लार्ज टीम ऑफ वेब डिजाइनर एंड डेवलपर। इसमें सबसे ज्यादा मजा कब आता है कि जब आपका टीम बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि 3 काम अलग अलग डिवाइड है, तो कुछ लोग को मॉडल बनाने में लगा दिए, कुछ लोग को कंट्रोलर बनाने में लगा दिए, कुछ लोग को व्यू बनाने में लगा दिए। तो जहां पे लार्ज टीम काम कर रहा है वहां बहुत इजीली काम हो जाता है। 3 अलग अलग चीज है, सब अपना अपना अलग अलग कंपोनेंट पे काम करो। दिस आर्किटेक्चर हेल्प टू टेस्ट कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली। तो पहले ही बताया कि अलग अलग कंपोनेंट को हम लोग चेक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये एसईओ फ्रेंडली होता है, इसमें राउटिंग वगैरह होता है, जिससे कि आप हर काम के लिए अलग अलग यूआरएल दे सकते हैं, और जितना ज्यादा यूआरएल होगा उतना ज्यादा वो एसईओ फ्रेंडली होगा। डिसएडवांटेज क्या है, इट्स डिफिकल्ट टू रीड, चेंज, टेस्ट एंड यूज दिस मॉडल। इसमें क्या है, इसका पहला प्रॉब्लम, इसको समझना, रीड करना मुश्किल, क्योंकि 3 कोड 3 जगह लिखा हुआ, 3 तरह का कोड 3 जगह। तो मान लो कि तुमको व्यू का कोड देखना तो अलग फाइल देखो, अगर तुमको मॉडल का काम देखना तो अलग फाइल देखो, अगर कोड देखो कंट्रोलर का चीज देखना तो अलग। तो थोड़ा सा उसको पढ़ने में मुश्किल होता है, एक जगह सारा कोड नहीं मिलता है। इसलिए चेंज करने में भी दिक्कत है कि अगर मॉडल में चेंज करना तो अलग जगह जाना पड़ेगा, कंट्रोलर में चेंज करना तो अलग जगह जाना पड़ेगा, व्यू में चेंज करना तो अलग जगह जाना है। तो ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर बिल्डिंग स्मॉल एप्लीकेशन। छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका यूज नहीं होता। जनरली एमबीसी का वहां पे यूज होता है जहां पे लार्ज स्केल एप्लीकेशन बन रहा है। ठीक है, दूसरा, द इनएफिशिएंसी ऑफ डेटा एक्सेस इन व्यू। व्यू के अंदर डायरेक्टली डेटा नहीं मिलता आपको। अब आपको जब भी डेटा चाहिए, व्यू के अंदर डायरेक्टली डेटा आप एक्सेस नहीं कर सकते। डेटा जब भी चाहिए तो आपको किसके थ्रू मिलेगा, कंट्रोलर के थ्रू मिलेगा। व्यू अगर चाहे कि हम डायरेक्टली डेटा डेटाबेस से निकाल ले तो नहीं हो सकता, या डायरेक्टली मॉडल से मांग ले तो वो नहीं हो सकता। आपको जब भी जाना होगा कंट्रोलर के थ्रू। तो कंट्रोलर जितना डेटा दिया है व्यू को, उतना ही डेटा वो व्यू दिखा सकता है, अपने मन से फिर कोई डेटा लाके नहीं दिखा सकता। ये एक प्रॉब्लम है। The framework navigation can be complex as introduce new layer of abstraction which required user to adapt
डिकम्पोजिशन क्राइटेरिया ऑफ इमेजिनेशन। अब देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, ये अभी हो सकता है कि समझ में ना आए फ्रेमवर्क नेविगेशन के बारे में, तो हमको इसको हम पेंडिंग रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक हमको लेयर ऐड करना नहीं बताएंगे तो ये चीज को भी समझाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल, ठीक है। और उसके बाद है इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनएफिशिएंसी ऑफ डेटा। हम पहले बोले कि अगर बड़ा एप्लीकेशन है तो वहां तो ठीक है, लेकिन जहां छोटा एप्लीकेशन है वहां पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होता है। अब छोटा एप्लीकेशन के लिए तुम तीन तीन कंपोनेंट बना रहे हो, प्लस डेटा अगर छोटा मोटा डेटा चाहिए तो पहले कंट्रोलर के पास जाइए, कंट्रोलर मॉडल में डालेगा, मॉडल से फिर अपने पास लाएगा, अपने पास से व्यू में पहुंचाएगा। तो जहां पे लार्ज स्केल डेटा काम हो रहा है वहां तो सही है, लेकिन जहां छोटा मोटा काम हो रहा है वहां पे अगर इतना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है एमबीसी का, तो हम तो देखेंगे आगे। अब हम लोग का आज का टॉपिक खत्म हुआ, जहां पे हम लोग बहुत डिटेल में कोशिश किए जानने का कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, का हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे कौन कौन सा कंपोनेंट कब ऐड हुआ और किस कंपोनेंट का क्या काम होता है। दूसरा, यहाँ पे वेब फॉर्म के बना सकते हैं एसपी डॉट नेट एमबीसी, और एक और होता है एसपी डॉट नेट वेब पेजेस। अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा एसपी डॉट नेट का एप्लीकेशन, कोर का एप्लीकेशन बना सकते हैं विदाउट यूजिंग एमबीसी फ्रेमवर्क, जिसको बोलते हैं रेजर पेजेस। तो वो एक अलग कोर्स होता है जहां पे आप रेजर पेजेस बना सकते हैं, ठीक है। जहां पे एमबीसी आर्किटेक्चर को बिना यूज किए हुए अगर आप कोई एसपी डॉट नेट का एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एसपी डॉट नेट कोर वेब पेजेस, जहां पे रेजर पेजेस बना के आप काम कर सकते हैं। एक दो छोटा छोटा अगर टाइम मिलेगा कभी तो भी हम बना के दिखा देंगे आप लोगों को, ताकि आइडिया हो जाए कि उसमें काम कैसे हो। ये हम लोग आज देख लिए इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन टू एसपी डॉट नेट कोर एमबीसी। मैंने पहले बताया था कि आपका जो क्लासेस है इस वीक में जो है मंडे है, आज ट्यूसडे हो गया, तो आज थर्सडे और फ्राइडे। कल हमारा क्लास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब होगा, थर्सडे को और फिर फ्राइडे को। और नेक्स्ट वीक से क्या होगा, मैं कोशिश करूंगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन लगातार कंटिन्यू कर, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि डाउट अगर दिमाग में है, अगर अभी आज जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड, तो उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा, थोड़ा सा जोर से बोलो। अच्छा, इस टॉपिक को कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। और कोई? हाँ हेलो। हाँ कौन बोल रहे हो? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो वीरेंद्र। हाँ हाँ, देखो क्रड से मतलब नहीं है, देखो बात समझो, एसीओ फ्रेंडली। हाँ मैं बता रहा हूँ, एसीओ फ्रेंडली क्रड से मतलब नहीं। देखो मैंने क्या बोला, ये जो हम लोग एमबीसी के थ्रू जो वेब एप्लीकेशन बनाते हैं इसमें व्यू भी बनता है बहुत सारा, ठीक है। जैसे मान लो तुम कोई, अभी जैसे मैंने दिखाया कि तुम कोई न्यूज पोर्टल बना रहे हो, क्या बना रहे हो, न्यूज पोर्टल। तो न्यूज क्या होगा, न्यूज जब भी अपलोड होगा तो डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। जो तुम्हारा जो भी रिपोर्टर्स होंगे वो न्यूज बना के अपलोड करेंगे, वो जाके कहां स्टोर होगा, डेटाबेस में स्टोर हो गया। अब डेटाबेस में जब स्टोर हुआ तो आप क्या चाहते हो कि जो कोई भी जो उस मान लो हर न्यूज का अलग अलग पेज होगा, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया था आपको आज तक का थोड़ी देर पहले। ये आज तक एक वेबसाइट है। अब यहाँ पे क्या न्यूज है बहुत सारा। अब जिस न्यूज के लिंक पे आप क्लिक कर रहे हो, यहां पे देखो क्या हो रहा है, बहुत सारा ऐसा लिंक, सॉरी ये गलत लिंक, बहुत सारा ऐसा लिंक होता है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, रोहित शर्मा विल प्ले एमआई वर्सेस एसआरएच आईपीएल 2026 मैच, बैड न्यूज अराइव आज। तो जो तुम्हारा न्यूज है वही यूआरएल बन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर इन केस कोई सर्च करेगा रोहित शर्मा विल प्ले एमआई वर्सेस एसआरएच, तो अगर यूआरएल तुम्हारा इस तरह से यहाँ पे है, इसको तुम्हारा क्या होगा, गूगल जो है बहुत इजीली सर्च कर पाएगा। तो इस तरह का यूआरएल जो होता है, कस्टम यूआरएल, ये हम लोग एट्रीब्यूट राइटिंग से दे सकते हैं कि तुम्हारा जो पेज होगा उसका जो, अब तुम लोग अगर थोड़ा बहुत वीडियो देखे होगे तो हर पेज का क्या होता है, अपना एक यूआरएल होता है। जैसे अगर मान लो एसपी डॉट इन बना रहे हो तो हम लोग एक एक्शन मेथड बनाते हैं, और एक्शन मेथड का नाम होता है, तो जो एक्शन मेथड का नेम होता है बाय डिफॉल्ट वही यूआरएल होता है। अब एक्शन मेथड का नाम सपोज कुछ दिया हुआ है और तुम यहां पे चाहते हो कि नहीं यूआरएल में कुछ और आए, ठीक है। तो यूआरएल में कुछ और आए तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं, चाहे वो तुम्हारा ट्रेडिशनल राउटिंग होगा या एट्रीब्यूट राउटिंग होगा। तो तुम्हारा जो एक्चुअल नेम होगा रिसोर्स का वो कुछ और होगा, और यूजर को या सर्च इंजन को कुछ और दिखेगा,
बात समझ में आ रहा है? तो जब यू सर्च इंजन को कुछ और दिखेगा, तो और क्या दिखेगा, तो ये दिखेगा जो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे दिख रहा है रोहित शर्मा विल प्ले एमआई वर्सेस, तो कोई भी अब अगर रोहित शर्मा से रिलेटेड या एमआई वर्सेस एसआरएच से रिलेटेड या आईपीएल 26 से रिलेटेड कोई भी सर्च कर रहा है, हो सकता है कि ये यूआरएल तुम्हारा गूगल में ऊपर में लिस्ट करने लगे। नहीं नहीं, यूआरएल देखो किसी वेबसाइट को चेक नहीं करता है। देखो हम उसमें भी तुमको बताया, गूगल है या फिर तुम्हारा जो भी सर्च इंजन वेबसाइट है, वो क्या करता है, उसका काम होता है कि हर पेज के अंदर जाना, पेज का कंटेंट को उठाना और उसका यूआरएल को उठाना। ठीक है, और जब कोई भी सर्च करता है ना, अगर मान लो तुम कोई भी चीज को सर्च करते हो, तो सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले जो तुम कीवर्ड दियो उसको वो यूआरएल में सर्च करता है। यूआरएल में मिला तो सीधा वो पेज दे दिया, अगर यूआरएल में नहीं मिला तो फिर कंटेंट वाला में जाता है। तो सोचो यूआरएल बहुत छोटा होता है, कंटेंट पेज का देखो इतना बड़ा है, कंटेंट पेज का इतना बड़ा है, तो कंटेंट में सर्च करने में ज्यादा टाइम लगता है, यूआरएल में सर्च करने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि यूआरएल छोटा होता है। तभी भी तुम्हारा इसके लिए थोड़ा सा गूगल का आर्किटेक्चर तुमको समझना पड़ेगा कि गूगल उसको कैसे अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। तो गूगल जब भी स्टोर करता है तो हर पेज का कंटेंट और हर पेज का यूआरएल दोनों स्टोर करता है। तो अगर मान लो तुम अपना वेबसाइट बना रहे हो और उसमें यूआरएल ही ऐसा दे रहे हो जो तुम्हारा उस पेज के पर्पस को बताएगा, तो यूआरएल में ही जो कीवर्ड है अगर वो मिल जाएगा तो तुम्हारा गूगल को पेज के अंदर जाकर सर्च नहीं करना पड़ेगा। पेज में सोचो कि 1000 वर्ड्स है और यूआरएल में मान लो कि 20-30 वर्ड है, तो गूगल पहले कहां से सर्च करके निकाल लेगा, तुम्हारा यूआरएल से। तो जहां उसको पहले मिलेगा वो पहले लिस्ट कर देगा और फिर कंटेंट में खोजने लगेगा, तो उसके यहां भी पैरेलल प्रोसेसिंग चलता है। खाली तुम्हारा तो कंटेंट सर्च कर नहीं रहा, वो बहुत सारा पेजेस का कंटेंट सर्च कर रहा है। तो किसी का यूआरएल में मिल रहा है, किसी का पेज में मिल रहा है, तो यूआरएल में जिसका इसका मिल रहा है उसको जल्दी मिल गया तो उसको पहले लिस्ट कर दिया, जिसका कंटेंट में खोज रहा है तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा तुमको समझना होगा, अगर गूगल का प्रोसेसिंग तुम समझ पाओगे तब ये समझ में आएगा। फिलहाल ये समझो अगर हम लोग अगर डॉटनेट में कैसे ये हेल्प करता है, तो फिलहाल तुमको ये दिमाग में रखना है कि डॉटनेट एसईओ फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि डॉटनेट के अंदर आप कस्टम यूआरएल डाल सकते हैं। ठीक है, और कस्टम यूआरएल जो होता है वो उसको सर्च इंजन बहुत इजीली अंडरस्टैंड करता है और बहुत इजीली उसके थ्रू आपके पेज को लिस्ट करता है। तो फिलहाल अगर गूगल का प्रोसेसिंग नहीं पता तो यहां एसईओ फ्रेंडली क्यों है, एसईओ फ्रेंडली इसलिए है बिकॉज आप अपने रिसोर्स को, जो भी आपका वेबसाइट के ऊपर रिसोर्स है, उसको कस्टम यूआरएल दे सकते हैं। कस्टम यूआरएल का मतलब क्या होता है कि आप अपने मन से यूआरएल दे सकते हैं। ठीक है, आपका एप्लीकेशन के अंदर नाम कुछ और रहेगा, जैसे कि एग्जांपल अब तुमको अगर समझना है, एक छोटा सा एग्जांपल समझो। अभी एक हम दिखा रहे हैं तुमको यहाँ पे, हाँ, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी अगर एग्जांपल से देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा कंट्रोलर बना हुआ है, जैसे मार्क्स कंट्रोलर है। अगर सपोज हमको इस पर्टिकुलर, ये एक एक्शन मेथड है, ये कुछ डेटा दे रहा है, ठीक है, ये कुछ मान लो कि ये तुम्हारा कुछ न्यूज दे रहा है, तो यहां पे अगर इसका यूआरएल क्या होगा, इसका यूआरएल होगा डिलीट। अब हम चाहते हैं कि नहीं डिलीट ना हो, यहां पे हम चाहते हैं क्या, राउट, और यहां पे हम लिखना चाहते हैं ऐसा कि हम लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा डिटेल आ रहा है जो स्टूडेंट का रिजल्ट दिखा रहा है। मान लो सीबीएसई का रिजल्ट आ रहा है, ये सीबीएसई का रिजल्ट दिखा रहा है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सीबीएसई रिजल्ट 2026। तो होगा क्या कि पहले अगर इसको कॉल कराते तो इसको यूआरएल क्या मिलता, डिलीट। अब इसको यूआरएल क्या मिलेगा, सीबीएसई रिजल्ट 2026। तो अब क्या होगा कि कोई भी सीबीएसई रिजल्ट 2026 क्लिक करता है गूगल के अंदर, तो हो सकता है कि ये वाला जो एक्शन मेथड है इसका लिंक वहां पे गूगल के अंदर आ जाए, और जब उस पर क्लिक करेगा तो ये वाला एक्शन मेथड मेरा कॉल हो जाएगा। ये लिस्टिंग के लिए इसका यूज होता, तो इंटरनली उसका डिलीट रहेगा, लेकिन यूजर को या सर्च इंजन को क्या दिखेगा, सीबीएसई रिजल्ट 2026। ये चीज यहां पे होता है, इससे तुम बना सकते हो। अभी राउटिंग का पूरा चैप्टर आएगा, हम लोग पढ़ेंगे, राउटिंग का पूरा चैप्टर है हमारा अलग से। ठीक है, बाकी लोग अगर डाउट क्लियर होगा तो बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ तो राउटिंग वाला जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इसको क्लियर कर लेंगे, वहां पे हो सकता है सारा कुछ तुमको समझ में आए। हाँ, ये नोट्स मिल जाएगा आपको, ये ग्रुप में चला जाएगा, आज ही चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल नहीं है, नेक्स्ट क्लास है थर्सडे को। इंस्टॉलेशन इसके लिए तुमको एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा और विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी। ठीक है, दो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, एक पहले करना है विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी और एक करना है एसक्यूएल सर्वर। ठीक है।
एसक्यूएल सर्वर का एक्सप्रेस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में डालना, मैं हेल्प कर दूँ। हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रहा संतोष तुम्हारा। हाँ, अगर एसक्यूएल सर्वर और उसमें कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग ग्रुप में मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं उसको देख लूंगा, ठीक है। तो हाँ हाँ, देखो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर अभी तुम चले जाओगे यहाँ पे गूगल में और वहां जाके टाइप करोगे विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी। एक्चुअली बहुत सारा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे आगे देखो, क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे और यहाँ डाउनलोड्स में चले जाएंगे। यहीं पे देखो एक होगा ये इनसाइडर, इनसाइडर को डाउनलोड नहीं करना, ये दिख रहा है फ्री डाउनलोड है, पे क्लिक करोगे एक इंस्टॉलर डाउनलोड होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अनवेरीफाइड आ रहा है, इसको वेरीफाई डाउनलोड कर लो। इससे इससे इंस्टॉलर डाउनलोड होगा, पहले ये इंस्टॉल होगा और वहां पे ऑप्शन आता है, फिर देखो दिखा देता हूं मैं आपको। इस तरह से इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा पहले। कंटिन्यू। अब ये डाउनलोड करेगा कुछ, इसके लिए आपके पास अच्छा खासा वाईफाई स्पीड होना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपके स्पीड पे कि कितना टाइम लगेगा। लगभग 40 MB 50 MB के आसपास। हाँ 26 वाला, क्योंकि लेटेस्ट ही, पुराना इंस्टॉल कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि पुराने वाले में क्या होगा ना कि जब लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे हम लोग तो पुराना वर्जन का लेता है, जो कि करंट वर्जन के साथ में काम नहीं करता, फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। जब भी करो एकदम लेटेस्ट वर्जन करो। हाँ, लेटेस्ट जो भी है। अब यहाँ पे जब तुम इसको यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे देखोगे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। अभी हम मॉडिफाई करते हैं, इसको दिखाते हैं। वहीं पे इंस्टॉल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये तुमको कुछ टिक करना पड़ता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको टिक करना पड़ेगा ASP.NET वेब डेवलपमेंट, यहाँ पे टिक करोगे, बाकी सब में नहीं करना है। और एक .NET डेस्कटॉप वाले पे क्लिक करो, तो दो तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे इंस्टॉल कर दोगे, इंस्टॉल हो जाएगा ये। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आएगा एसक्यूएल सर्वर में। एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास शायद वीडियो है, वो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा तुम्हारे ग्रुप में, ठीक है। तो उसको ध्यान से करना पड़ता है।